गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। जुम्मा मुबारक, नया दिन मुबारक, बहुत बहुत सारी नई खबरें मुबारक और आई थिंक मुझे कहना चाहिए कि नए नए झटके भी मुबारक, क्योंकि रात गए बहुत ज़्यादा झटके भी लगे हैं। तो मैं हूँ महक असलम और मेरे साथ मौजूद हैं फराज। जनाब, प्रोग्राम का आगाज़ इस बात से, ये वो झटका है जो कि अक्सर लगता है, बार बार लगता है, लेकिन जब भी लगता है अवाम की दुनिया बदल जाती है। चंद रोज़ कबल महंगाई के सताए इस अवाम को पेट्रोल की कीमतें ना बढ़ाकर थोड़ा सा हल्का सा सहारा दिया गया, लेकिन गुज़श्ता रात अचानक से वो सहारा फिर से छीन लिया गया है। अवाम को एक और ज़बरदस्त झटका मिला है। रात के अंधेरे में अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया है। 15 दिन का आर्जी रिलीफ सिर्फ 4 दिन गुजार सका। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मजीद बढ़ चुकी हैं। पेट्रोल 8 रुपए 30 पैसे महंगा हो चुका है। जो लोग अभी तक इस बात को हजम नहीं कर पा रहे थे कि 138 रुपए का हो गया जनाब पेट्रोल, तो पेट्रोल अब 146 रुपए तक पहुंच चुका है। 145 रुपए 82 पैसे फी लीटर कीमत हो चुकी है। हाई स्पीड डीजल की अगर बात करें तो उसकी कीमत में 8 रुपए 14 पैसे का इजाफा किया गया है, जिसके बाद इसकी कीमत 142 रुपए 62 पैसे फी लीटर तक पहुंच चुकी है। परेशानियां एक दफा फिर उरूज पर है और नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी करके फौरी तलाक भी कर दिया गया। इसके बरक्स अगर आलमी मंडी को हम देखें तो आलमी मंडी में खाम तेल गुज़श्ता 4 हफ्तों की कम तरीन सतह पर आ गया है। 2 रोज के दौरान अमरीकी खाम तेल की कीमतें तकरीबन $5 फी बैरल तक गिर चुकी हैं, जबकि ब्रंट क्रूड ऑयल की कीमत में तकरीबन $4 फी बैरल कमी देखी गई है और क्रूड ऑयल 84.72 डॉलर से कम होकर $80.69 फी बैरल की सतह पर आ गया है। लेकिन जिस तरह से हमने बात किया ना कि आवाम को जो झटका लगा, रात गए झटका लगा, शायद इसलिए ये झटका इतनी रात गए दिया गया कि अच्छा आवाम तो सो रहे हैं, लेकिन खैर सोती आवाम ने सुबह उठना भी था। मार्केटों में पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तब भी हमारे यहाँ प्राइसेस बढ़ती हैं और वहाँ पे गिरती कम हुई हैं तब भी हमारे यहाँ प्राइसेस बढ़ रही हैं। जो भी हो जाए पेट्रोल तो बढ़ना है, और जब पेट्रोल बढ़ेगा तो जाहिर है काम आदमी का तो ख्याल यही होता है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ने से हर चीज़ जो है वो महंगी हो जाती है। लेकिन अब जो लोग सुबह नाश्ते की टेबल पे बैठे हुए नाश्ता कर रहे होंगे, दफ्तर जाने की तैयारी कर रहे होंगे या स्कूल जो जा रहे होंगे या जो चाय में चीनी डाल रहे होंगे, जो कह रहे होंगे कि अच्छा चलो कल रात तक हम ये सोच रहे थे सिर्फ चीनी महंगी होने का शोर है, अब पेट्रोल भी महंगा हो गया है, तो अब जरा आउटिंग शाउटिंग कम हो जाएगी। अच्छा, जैसे हम बात करें चीनी की, तो अब आप आदत बना लें कि आपने जो चीनी है ना उसके बगैर आपने चाय पीनी है, चीनी के बगैर आपने हलवे खाने। वैसे भी चीनी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, छोड़ दें घर में लाना। पेट्रोल ही नहीं, महंगाई की आपस शुगर माफिया भी जो है तेल छिड़कने लगी है। पेशावर में चीनी की कीमत 150 रुपए तक जा पहुंची है और कराची में 142। लाहौर की अगर बात की जाए तो लाहौर में 140 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है और फैसलाबाद जो कि सनती शहर है, यहाँ पर सिर्फ 7 दिन का स्टॉक बाकी रह गया, उसके बाद यहाँ किल्लत होगी और एक्स मिल रेट 140 रुपए तक जा पहुंचा है। होल सेल ग्रोसर जो हैं उन्होंने चीनी की कीमत में इजाफे को अफरा तफरी करार दे दी। बिल्कुल, वो ये कह रहे हैं कि एक अफरा तफरी की सूरत हाल है जिसकी वजह से जो मनमानी कीमतें हैं वो वसूल की जा रही हैं, लेकिन इसके पीछे कौन सा माफिया है? ये है जनाब शुगर माफिया, और इसे लगाम देने का मुतालबा भी किया गया है और ये पहली बार नहीं किया गया, शुरू से किया जा रहा है, लेकिन ये लगाम दी नहीं जा रही। कीमतें बढ़ती जा रही हैं। जो कीमतें 100 को क्रॉस की थी उस वक्त एक शोर मच गया था कि 100 रुपए से ऊपर चली गई कीमत, अब 100 से भी तकरीबन 40-50% ऊपर आ चुकी है कीमतें और मजीद खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि ये कीमतें और आगे बढ़ेंगी, पीछे नहीं आएंगी। ये बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है। खैर एक और बड़ी, हाँ, लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ हम ऐड करेंगे कि आज भी हर एक शख्स को इंतजार है कि अभी कुछ ही देर में वजाहत आ जाएगी, किसी भी एक वजीर की जानिब से कह दिया जाएगा कि फलाने मुल्क में देखें चीनी की कीमत ये है, हमारे मुल्क में भी ये है। हम कंपैरिजन के ऊपर आ जाएंगे। बिल्कुल, लेकिन ये अगर हम करते हैं तो हम यकीनन अपनी आवाम के साथ ज्यादती करते हैं। और जैसे हम चीनी की बात करते हैं ना, तो पाकिस्तान तो एक ऐसा मुल्क है जहाँ चीनी हर घर की ही ज़रूरत है, ये बुनियादी ज़रूरत है। लेकिन जो हाल है उसके बाद लगता है कि चीनी लेने के लिए बिना रमज़ान से पहले हम लंबी लंबी लाइनें देखेंगे कि आवाम चीनी के लिए खड़े हैं, मिल नहीं रही। पैसे भी जेब में है, कार्ड भी है, लेकिन चीनी नायाब है। दौर सर्दियों का आ गया, गाजर के हलवे बनाने चीनी के बगैर कैसे बनाएंगे? बड़े सवालात हैं। शुरू हो गया, मुझे नहीं लगता कि इस दफा हम हलवे खा सकते हैं, मीठे बड़े सवालात हैं जो पैदा खाने
बढ़ेंगे। एक और अहम खबर आपको देंगे, वजीर आज़म इमरान खान आज अटक का दौरा करेंगे। मदर एंड चिल्ड्रन अस्पताल का इफ्तिताह किया जाएगा। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार भी वजीर आज़म के हमरा होंगे। मंसूबे पर 6 अरब रुपए लागत आएगी, 3 अरब विफाक और जो बाकी 3 अरब जो है वही पंजाब भी देगा। सो ये मिलजुल के जो है ना एक मंसूबा शुरू किया जा रहा है और उसके बाद जो है काफ़ी बेहतरी भी देखने में। बिल्कुल, आगे बढ़ते हुए एक और इम्पॉर्टेंट खबर वो ये है कि अफगानिस्तान की सरहद तक रेलवे ट्रैक बिछाया जाएगा। इसकी तैयारियां तेज़ कर दी गई हैं, सामान की तरसील शुरू होगी। ज़राए के मुताबिक चमन से अफगान बॉर्डर तक जो ये ट्रैक है इसको बहुत जल्द कंप्लीट किया जाएगा और इससे ताजरों को बहुत ज़्यादा सहूलत मिलेगी, क्योंकि अभी तक रोड के ज़रिए ट्रकों के जरिए सामान की तरसील की जाती थी चमन बॉर्डर के जरिए, और अब रेलवे ट्रैक जब बिछा दिया जाएगा ट्रेन के जरिए, एक तो जो है वक्त की बचत होगी, दूसरा ये है कि जो फ्यूल है उसका बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा और जो ज़्यादा क्वांटिटी है वो ट्रेन के जरिए आसानी के साथ मुंतकिल की जाएगी। ट्रैफिक के इशूज़, रास्तों के इशूज़, ये सारी चीज़ें जो है ना ये हल हो जाएंगी, तो ये बड़ा एक अच्छा स्टेप होगा। ठीक है जी, अब जरा रुक करते हैं खेल के मैदान का और आपको खबर देंगे कि दिफाई चैंपियन वेस्ट इंडीज T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच सकी है। श्रीलंका ने 20 रन से शिकस्त दे दी है। 190 रन के ताकुब में वेस्ट इंडीज 169 रन बना सकी है। ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को 8 विकेटों से हराकर 2 कीमती पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं और रन रेट भी बेहतर कर लिया है। आज न्यूजीलैंड का मुकाबला नमीबिया और भारत का मुकाबला स्कॉटलैंड से होगा। सो लेट्स सी कि ये इनका मैच कैसे जाता है। वैसे तो किसी का भी मैच ना सिर्फ दिल करता है पाकिस्तान का मैच हो तब आप, लेकिन हमारे लिए अच्छी खबर ये है कि पाकिस्तान के जो पॉइंट्स हैं वो इस वक्त टॉप पर हैं, लिहाजा पाकिस्तान के ऊपर किसी किस्म के खदशात के बादल अल्हम्दुलिल्लाह फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं और अल्लाह करे कि ना ही आए, क्योंकि आगे जितने भी मैचेस नजर आ रहे हैं पॉइंट टेबल पर पाकिस्तान इस वक्त टॉप पर नजर आ रहा है। तो पाकिस्तान तो सेमीफाइनल में इंशाल्लाह पक्का, ये सेमीफाइनल के बाद इंशाल्लाह पूरी कोशिश है कि हम फाइनल भी खेलें और फाइनल जीतें। अच्छा, वर्ल्ड कप से रिलेटेड एक और अच्छी खबर, वर्ल्ड कप में शानदार पावर हिटिंग का सिला मिल चुका है हमारे उस खिलाड़ी को जिसका आजकल हर तरफ चर्चा है। जी हाँ, फैन है। हाँ जी, मैं कहती हूँ ना आसिफ अली आपका आज तीसरा दिन और आसिफ अली इनका जो है ना फेवरेट क्रिकेटर हो गए हैं। तो आईसीसी की जो प्लेयर ऑफ द मंथ की रैंकिंग है उसमें शामिल कर लिया गया आसिफ को। बांग्लादेश के शकीबुल हसन हैं, नमीबिया के डेविड वेसे भी इस फहरिस्त में शामिल हैं। आसिफ अली ने न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के खिलाफ जो छक्के चौके बरसाए थे तो कौमी टीम जो है उसको फतह दिलवाई थी और उसके बाद पूरी कौम के दिलों में समा गए आसिफ, और उसके अलावा अब इस रैंकिंग में भी वो समा चुके हैं। तो जब मेहनत की जाती है तो फिर उसका सिला इस तरीके से मिलता है। आगे बढ़ते हैं, एक और चीज़ है जिस हवाले से जब हम बात करते हैं ना मेहनत की, तो काफ़ी मेहनत की गई, काफ़ी पॉलिसीज़ बनाई गई, इसकी दुनिया भी मुतरफ नज़र आई कि जनाब कोविड में जो है ना पाकिस्तान की पॉलिसीज़ बड़ी बेहतरीन रही। वैक्सीनेशन के हवाले से हमारे इक़दाम बड़े बेहतरीन रहे, बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया। क्रेडिट गोज़ टू पीटीआई गवर्नमेंट। कोरोना से बचाव के लिए दुनिया भर में इक़दाम अब मज़ीद तेज़ हो गए हैं। गुज़श्ता रोज़ अमेरिका में 5 से 11 साल के बच्चों की कोरोना वैक्सीनेशन का आगाज़ हो चुका है। 2 करोड़ 80 लाख बच्चों को कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाई जाएगी। हुकूमत पाकिस्तान अब इस हवाले से क्या प्लान बना रही है और क्या मुल्क में 5 से 11 साल की जो उम्र के बच्चे हैं उन्हें ये वैक्सीनेशन लगवाई जाएगी या नहीं, क्योंकि बड़ा चैलेंजिंग मरहला है इस लिहाज से, क्योंकि पेरेंट्स जो हैं वो चलें अपने ऊपर। तो हमने देखा कि जब बड़ों की वैक्सीनेशन का मरहला आया था, सीनियर सिटीजन या उससे नीचे तो होता ही था कि उनको मना लिया जाता था, लेकिन यहाँ पर देखते ये हैं कि पेरेंट्स को राज़ी करना कितना मुश्किल काम है और गवर्नमेंट जो इस हवाले से क्या करेगी, इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर चुकी हैं पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा। डॉक्टर साहिबा, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। जैसे हम कह भी रहे हैं कि अमेरिका में 5 से 11 साल की उम्र के जो बच्चे हैं उन्हें भी वैक्सीनेशन लगेगी। पाकिस्तान में इस हवाले से क्या प्लान मुरतब दिया जा रहा है, क्या सूरत हाल है? सबसे कम उम्र जो है वो कौन सी मुतय्यन की गई है कि इस उम्र के बच्चे को अब वैक्सीन लगाई जाएगी या वैक्सीन लगाने का प्लान बनाया जा रहा है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त देखिए जी, 12 साल से बड़ी उम्र के बच्चों को तो वैक्सीन लग रही है और ये जो स्कूल्स के अंदर भी वैक्सीनेशन का प्रोग्राम जारी है। दुनिया में चूंकि ये वैक्सीन पहली दफ़ा बनी है, इस पर ग्रेजुअली क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं और अब दुनिया ने ये मतलब है कि इसको सेफ डिक्लेयर किया है।
चाइना के अंदर भी, अमेरिका के अंदर भी और यूएई ने भी 5 साल से बड़ी उम्र के बच्चों को वैक्सीन लगाने का अप्रूवल दे दिया है और वहाँ पे ये अमल शुरू हो गया है। पाकिस्तान अभी इसके ऊपर बिल्कुल हम लोग डिलिब्रेशंस कर रहे हैं, इसके ऊपर गौर फौज हो रहा है, हमारी टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी इसको कंसिडर कर रही है, मगर फिलहाल जो है वो अभी 5 साल वाले बच्चों या 5 से 12 साल के बच्चों के लिए अभी कोई हतमी फैसला नहीं हुआ है, मगर ये अंडर कंसिडरेशन ज़रूर है क्योंकि अब दुनिया में ये बच्चों के लिए वैक्सीन इस्तेमाल होनी शुरू हो गई है। ठीक। अच्छा नौशीन साहिबा, ये बता दीजिएगा कि कुछ अरसा पहले तक हमने देखा कि वैक्सीनेशन सेंटर्स के बाद लंबी लंबी कतारें लगी होती थी, बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने वैक्सीन करवाई। मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो जो गोल सेट किए गए थे, क्या वहाँ तक हम पहुँच सके हैं और तकरीबन कितने फ़ीसद पाकिस्तानी जो है वो वैक्सीनेट हो चुके हैं अब तक? देखिए जी, इस वक्त हमारे 10 करोड़ से ज़्यादा जो है डोजेस लग चुकी हुई है और इसमें से तकरीबन कोई 4 करोड़ के करीब वो लोग हैं जो जिनकी कंप्लीट वैक्सीनेशन हो गई है, बाकी जो है कम 1 डोज लग चुकी है। ठीक है। तो मगर आपके तवज्जुह से मैं ये भी ज़रूर कहना चाहूँगी कि जिन लोगों की सेकेंड डोज ड्यू है वो जल्द से जल्द लगवाएं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा नंबर ऐसा भी है कि जिन्होंने पहली डोज लगवा ली है मगर दूसरी डोज के लिए नहीं आ रहे हैं। हुकूमत खुद जो है वो अब 2 स्टेप पे जा रही है। पंजाब में रीच एवरी डोर कैंपेन शुरू हो गई है, जिसमें खुद जो है वो लोगों के घरों तक जाया जा रहा है और उनको वैक्सीनेशन के लिए सहूलियत दी जा रही हैं। सही है। तो मैं समझती हूँ वाफिर मिकदार में पाकिस्तान में वैक्सीन मौजूद है और तकरीबन 10 से 11 लाख के करीब लोग डेली वैक्सीनेट हो भी रहे हैं, डोजेस लग भी रही हैं, मगर ज़रूरत इस चीज़ की है कि इस अमल को मज़ीद तेज़ी लाई जाए ताकि हम जल्द से जल्द अपने टारगेट्स को अचीव करें और ज़िंदगी वापस नॉर्मल की तरफ आए। ठीक है, बिल्कुल डॉक्टर साहब आप दुरुस्त फरमा रही हैं, लेकिन जैसे कि आपने खुद भी कहा ना कि बहुत सारे हमारे यहाँ लोग ऐसे जो पहली वैक्सीन तो लगवा लेते हैं लेकिन दूसरी डोज के वक्त थोड़ी सी ना उनमें सुस्ती आ जाती है, ये कहूँ कि वो थोड़ा सा ना फ्री हो जाते हैं कि अच्छा पहली तो लग गई है अब दूसरी भी लगवा ही लेंगे। लेकिन जो नाजरीन हमें कैमरे के उस पार बैठे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे इल्तजा हमारी डेली बेसिस पे यही होती है कि प्लीज़ आप ये जो पहली दूसरी डोज वाले चीज़ें हैं इनको मुकम्मल करें, क्योंकि ये आपकी बेहतरी के लिए। अब जैसे बच्चों की आपने बात की, यकीनन वालिदैन जो है उन्हें थोड़ा सा वो होता है कि अच्छा बच्चों को अब ये डोज लगेगी, ना जाने क्या क्या इसके असरात होंगे। अच्छा डॉक्टर साहिबा, अगर मैं ये पूछूं कि वैक्सीनेशन के हवाले से इस वक्त पूरे पाकिस्तान में कौन सा सूबा ऐसा है जिसको हम बर्तरी पे देख रहे हैं, क्योंकि एक वो कंपटीशन भी शुरू हो चुका था कि जो सूबा सबसे पहले दोनों वैक्सीनेशन अपने लोगों को लगा देगा और वहाँ के लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे। वहाँ पे हम पार्क्स भी खोलेंगे, सिनेमाज भी और तफरीही मकामात मुकम्मल तौर पे खोल दिए जाएंगे। ये हुकूमत की जानिब से बड़ा अच्छा कदम था कि ठीक है सूबों में कंपटीशन जारी हुआ है। तो प्लीज़ ज़रा ये भी बताएगा कि अगर मैं बड़े शहर स्पेशली कराची, लाहौर और इस्लामाबाद की बात करूँ तो जी, इस वक्त पंजाब जो है वो मैं समझती हूँ कि सबसे आगे है वैक्सीनेशन में। उसकी परसेंटेज ऑफ वैक्सीनेशन जो है वो बाकी सूबों के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा है, मगर ये नहीं है कि केपी, सिंध वगैरह ये लोग भी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं और अपने कर रहे हैं, मगर इस वक्त पंजाब डेफिनेटली जो है वो बाकी सारे सूबों से आगे है। और उसके अलावा इस वक्त NCOC में वो लिस्ट भी मुरतब की जा रही हैं सिटी वाइज कि कौन से शहर हैं जिनमें वैक्सीनेशन रेट हाई है और कौन से जो है उनमें वैक्सीनेशन रेट लो है, और उसी हिसाब से फिर इनकी जो पाबंदियां हैं वो भी होंगी। इस वक्त इस्लामाबाद में समझती हूँ सिटीज़ में सबसे ज़्यादा लीड कर रहे हैं कि जहाँ पे 60-70% पॉपुलेशन जो है वो वैक्सीनेट हो चुकी हुई है। तो अब जो लो वैक्सीनेटेड सिटीज़ हैं उनके ऊपर अब ज़्यादा फोकस किया जा रहा है और डायरेक्शंस यही है कि उनके ऊपर फोकस करें प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स और वहाँ पर वैक्सीनेशन बढ़ाई जाएगी। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ से ज़रा मुतालिक रहनुमाई कर दीजिएगा, क्योंकि हमने देखा कि नई नई जिद्दत आ रही है, चीज़ें आ रही हैं, तो एक और चीज़ जिसके बारे में हम खबरें सुन रहे हैं कि अब गोली से इस वैक्सीन का इलाज होगा, जो कि बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, जो लोग डर रहे थे इस बीमारी से, इस वबा से, अब वो वैक्सीन के बजाय हम गोली की तरफ अगर आ जाएंगे। ये बरतानवी हुकूमत ने इजाज़त दे दी है कि कोविड-19 के खिलाफ अमरीकी दवासाज का इदारा जो है मैरिक, इसकी तैयार करदा ये गोली है जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है। वैक्सीन के बजाय ये गोली इस्तेमाल की जा सकती है। ये इजाज़त फ़िलहाल तो मशरूत तौर पर दी गई है और ये गोली जो है 18 बरस और इससे ज़्यादा उम्र के अफराद को ही दी जा सकेगी। इस हवाले से भी डॉक्टर साहब कुछ रहनुमाई फरमा दीजिएगा।
देखिए जी, जिस तरह से हम सबको पता है कि कोविड जो है वो एक वायरस है और एंटी वायरल दवाइयाँ जो हैं वो इवेंचुअली ऐसी ज़रूर बन जाएँगी कि जो कि इस वायरस को भी, जिस तरह बाकी वायरसेस के लिए भी हमारे पास मेडिसिन्स हैं, तो इसी तरह एंटी वायरल मेडिसिन बननी है। राइट। और इसके ऊपर क्लिनिकल ट्रायल्स जारी है, जिस तरह से आपने अभी ज़िक्र भी किया, और वो फिक्स्ड नंबर ऑफ लोगों के ऊपर उसको अप्लाई किया जा रहा है। 18 प्लस, राइट। बहुत उम्मीद है कि इवेंचुअली इसकी ट्रीटमेंट निकलेगी जी, इंशाल्लाह। ठीक है डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया बात करने के लिए, गुफ्तगू कर देने के लिए। और जैसे कह रहे हैं ना कि एक गोली है और अब इस वबा का इलाज जो है वो गोली के जरिए होगा। तो वैसे वैक्सीनेशन तो हर कोई लगवा चुका है, गोली भी खा ले, गोली वाला काम थोड़ा आसान है लेकिन ना वैक्सीनेशन से। चलिए जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। अब प्रोग्राम में बात करेंगे इंसानियत की खिदमत से मुताल्लिक एक स्टोरी शामिल करते हैं और खैबर पख्तूनख्वा का रुख करते हैं, जिसका ज़िला है बाजोड़, जहां पर तालिब इल्मों की एक फलाही तंजीम ने चंदा इकट्ठा किया और एम्बुलेंस खरीदी, जो ना सिर्फ दूर दराज में खिदमत सर अंजाम देगी बल्कि मैयतों को भी अपने इलाकों में पहुँचाएगी। नौजवानों ने एम्बुलेंस अस्पताल इंतजामिया के हवाले कर दी है, जिसने एम्बुलेंस के लिए एक सरकारी ड्राइवर और तनख्वाह का इंतजाम किया है। फलाही तंजीम से ताल्लुक़ रखने वाले 24 तालिब इल्मों ने ये बेहतरीन काम किया है, क्योंकि इससे सहूलत बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और इसी ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद इरफान ने आज हमें ज्वाइन कर लिया है। उनसे हम बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि इस कार खैर के पीछे जो मकसद था वो क्या था। अस्सलाम वालेकुम इरफान, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अच्छा इरफान, ये बताइएगा, ये आपका जो एरिया है, यकीनन इन एरियाज में मोबिलिटी का बहुत ज़्यादा इशू होता है और यही वजह है जिसकी वजह से आपने ये बड़ा एक ज़बरदस्त किस्म का स्टेप उठाया। किस तरह से ये सफ़र जो है इसका आगाज़ हुआ, क्या ऐसी वजह बनी जिसकी वजह से आपने सोचा कि एम्बुलेंस की ज़रूरत है और फिर आपने चंदा इकट्ठा किया, कोशिश की और आखिरकार उसमें आप कामयाब भी हो गए? देखिए जी, जो हमारा एक तंजीम है उनमें जो मेंबर है 24 मेंबर है, तो उनका एक मेंबर अस्पताल में मौजूद था, तो उस दिन एक औरत वफात हो गई। तो अस्पताल की जो एम्बुलेंस थी उनके रूल में नहीं होता है कि वो मैयत को या मरीज को एम्बुलेंस सर्विस मुहैया करे कि वो उनके लवाकीन तक पहुंचाए। तो उसने एक आम गाड़ी में डाल के वो उसको घर लेके गया। तो उस दिन से उनके जहन में ख्याल आया, फिर हम सब ने इकट्ठे मीटिंग की कि हमने एक काम ऐसा करना है कि इन लोगों की खिदमत करें और इनको एम्बुलेंस सर्विस मुहैया करे ताकि इनकी जो सहूलत वो आसान हो जाए। ठीक है। अच्छा इरफान, आपकी जो एम्बुलेंस है कौन कौन से इलाकों को कवर करती है? कौन कौन से इलाके हैं जहां से मरीज़ों को जो है वो अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस इस्तेमाल होती है या मैयतों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होती है? जी, हमने जो बाजोड़ में जो मेन अस्पताल है जो हेडक्वार्टर में मौजूद है, तो उसमें हमने एम्बुलेंस सर्विस दिया है। हमने वहाँ पे वो उनको अस्पताल के हवाले किया है। दो उसमें से सारा बाजोड़ कवर होता है, जितने भी लोग होते हैं वो वहाँ पे आते हैं और हम उनको वहाँ से सहूलत मुहैया करते हैं और इससे मुमंद एजेंसी के लोग भी वहाँ अस्पताल आते हैं तो उनको भी ये सर्विस मुहैया होते हैं। ठीक। अच्छा इरफान, अमूमन इंतज़ार किया जाता है, हुकूमत से अपीलें की जाती हैं इस तरह के कामों के लिए कि जी हमें फ़ंड्स दिया जाए या हुकूमत यहाँ पर एम्बुलेंस या इस तरह की सहूलत फराहम करे, लेकिन आपने इंतज़ार नहीं किया, आपने अपने तौर पर ये काविश शुरू की। कितने लोग थे जो कि इस काविश में आपके साथ मौजूद थे? जो फ़ंड्स आपने इकट्ठे किए, कितने वो फ़ंड्स थे, कितना वक्त लगा, क्या काविशें थी, वो ज़रा बताइएगा, ये पीरियड जो था फंडिंग का। देखिए जी, हम तो खुद स्टूडेंट थे, हमारे पास तो इतनी वसाइल नहीं थी कि हम ये काम करें और तो फिर हमने सोचा कि हम इसके लिए चंदा मुहिम शुरू कर दें। तो हमारी जो बाजोड़ की ताजर बरादरी है, हम उनसे मिले, कराची गए, पहली फुर्सत में हम कराची गए, वहाँ से भी हमारा काफ़ी सपोर्ट मिला। उसके बाद हम अपने इलाके आए बाजोड़ एजेंसी, तो वहाँ पे फिर हमने जो हमारे जो सियासी लोग थे, जो अमीर लोग थे, उनसे मिले, उसने काफ़ी हौसला अफजाई की और माली मदद भी फराहम की। अच्छा। तो फिर उस सिलसिले में हमने बहुत मेहनत की। तकरीबन इस सिलसिले में हमें 1 महीना लगभग वो लग गया
तो इस पूरे काम को सर अंजाम देने के लिए। सही। अच्छा इरफान, ये तो माशाल्लाह से जो आपने इक़दाम किया इससे तो बहुत सारे लोगों को सहूलियात हो जाएंगी, आपके इलाके की किसी हद तक कोई जो इससे रिलेट मसला है ना वो हल भी हो जाएगा। अभी ये सिर्फ एक है, क्या इसको आगे भी बढ़ाने का आप लोगों का प्लान है कि अच्छा एक एम्बुलेंस तो हो गई, अब मज़ीद भी हमने इस तरीके के काम करने हैं, या एक के अलावा दूसरी एम्बुलेंस भी हमने जो है वो इस तरह से चंदा इकट्ठा करना है और अपनी कौम के लिए, अपनी आवाम के लिए एक एम्बुलेंस और है जिसका अरेंज करना है ताकि आप किसी और इलाके को भी कवर कर सकें? ये तो जाहिर ही बात है, क्योंकि एक ज़िला होता है उनमें काफ़ी तकरीबन 9 लाख से ज़्यादा आबादी है, वो एक एम्बुलेंस से तो कवर नहीं होता। तो हमने ज़रूर ये जहन में सोच रखा है कि अगर हमारे साथ और पैसे आ जाए और लोग हमें सपोर्ट करें तो इंशाल्लाह हम 2 से या 3 तक कर लेंगे इसको। अच्छा इरफान, ये बताएं कि आप इस तरह का जब भी कोई काम शुरू करते हैं और उसमें आपको कामयाबी मिल जाती है तो फिर आपको सराहा जाता है, फिर एक सपोर्ट सिस्टम शुरू हो जाता है, लोगों को पता होता है कि ये हजरात हैं जो कि इस तरह का काम कर रहे हैं और इसमें कामयाबी भी इनको मिल चुकी है। कितना आपको सपोर्ट मिल रहा है इस वक्त? जो आगे आपकी प्लानिंग है समाजी सरगर्मियों के हवाले से, आपके एरिया के लोग जो हैं वो ख़ास तौर पर कितना सपोर्ट कर रहे हैं आपको? वाकई ये जो एम्बुलेंस का जब हमने सेरेमनी की तो काफ़ी जो लोग आए थे उसने हमें काफ़ी अप्रिशिएट किया, जिसकी वजह से हमें बहुत हौसला अफजाई हुई। और अगर आपको देखा जाए जब आप किसी इंसानी खिदमत करते हैं तो आपको दिल को एक सुकून सा मिलता है। तो उस दिन यकीनन हमें बहुत हौसला अफजाई भी मिली और दिल को जो दिली सुकून होता है वो भी हमें मिली, तो हमारी जो जज्बा था वो और भी ज़्यादा हो गया। सही। अच्छा और इरफान जी आप प्लीज़ अपनी बात भी मुकम्मल कीजिएगा और मेरे सवाल का जवाब भी दीजिएगा कि लोगों की तरफ से तासुरात कैसे थे, रद्द-ए-अमल लोगों का कैसा था, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है ताकि हम चाहते हैं हमारे प्लेटफॉर्म से लोगों को पता चले कि बाजोड़ में, आपके इलाके में इस तरह की सहूलियात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं आपके जहन में एक बात लाऊं कि हमने एक तंजीम एक काफ़ी अरसा से था, तकरीबन 2018 से, तो हमारे जो मेंबर थे 24 मेंबर, हम इस तरह करते थे, हम तो खुद स्टूडेंट थे, तो हमने सोचा था कि हम जो एजुकेटेड लोग थे, जो स्टूडेंट होते हैं, तो हम तालीमी सिलसिले पे काम करेंगे। तो बाजोड़ में जितने भी गरीब या यतीम लोग थे तो हम उनको स्कूलों में दाखिल करवाते थे या उनकी जो एकेडमिक अखराजात थे वो पूरा करते थे। वो हम अपने जेब खर्च से करते थे। दूसरी है कि हम अवेयरनेस पे प्रोग्राम करते थे, क्योंकि आपने देखा होगा हमारे यहाँ तो तालीमी आगाही बहुत कम है, तो हमने ये सोचा था कि हम गाँव में, स्कूलों में इस तरह सेमिनार करेंगे कि हमारे जो लोग हैं उनमें तालीमी आगाही आ जाए। तीसरी हमने एक काम ये किया था कि हम जो काबिल या ज़हीन तलबा होते हैं, जो पोजीशन होल्डर होते हैं, उनकी हौसला अफजाई करेंगे, तो हम उनको शील्ड के तौर पर नवाजते थे कि उनकी हौसला अफजाई हो जाए और इससे जो निचले तबके के स्टूडेंट होते हैं जो काम नहीं करते उनमें एक तजस्सुस पैदा होगा। वो भी इसके लिए मेहनत करेंगे कि कल मुझे भी ऐसा शील्ड मिल जाए। ठीक। अच्छा इरफान, बहुत सारे फैक्टर्स आपने हमें गिनवाए जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं ऑलरेडी, आगे भी मजीद आपका काम करना जो है वो बाकी है इन्हीं शोबों के हवाले से। तो ये बताइएगा कि अब माली तौर पर अगर आप बात की जाए तो आप अपनी पॉकेट मनी से अभी तक खर्च कर रहे हैं, आगे कोई प्लानिंग है कि किस तरह से फंडिंग हासिल करनी है या फिर जो माली सपोर्ट है वो किस तरह से हासिल करनी है अगर आपने इस खिदमत और समाजी कामों के दायरा कार को वसी करना है? जाहिर बात है, तो ये हम खुद नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमने जितने भी हमारे ताजर बरादरी होते हैं, चाहे वो रावलपिंडी में हो, लाहौर, कराची, खैबर पख्तूनख्वा में हो, जहाँ भी हो, हम सब उनसे मिले। पहले तो हम पे मतलब ऐसे तो कोई आप पे यकीन नहीं करता कि आपके पास कोई प्लेटफॉर्म ना हो या आपने पहले से कुछ किया ना हो, तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह एम्बुलेंस सर्विस मुहैया की, हमने बहुत सारे स्टूडेंट को स्कूलों में दाखिल करवाए। तो इस सिलसिले में अभी लोगों का जो यकीन है वो हम भी पूरा है, मतलब अभी वो हम पे यकीन करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हम जिसके पास भी जाते हैं वो हम पे काफी यकीन करते हैं, क्रेडिबिलिटी बन गई है आपकी, मदद कर। हाँ, क्रेडिबिलिटी अब बन गई, तो हम वो जिसके पास भी अब जाते हैं वो उसकी भी यकीन होती है हम पर कि ये लोग ठीक है, हम इनकी सपोर्ट करें तो ये हमारे काम आ सकते हैं। सही है। अच्छा इरफान, हम चाहेंगे कि आगे भी जो आपकी प्लानिंग है आपकी तंजीम की, जैसे 24 तालिब इल्मों पर मुश्तमिल ये तंजीम है, मैं चाहूँगी अपनी प्लानिंग के हवाले से आप हमें बताएं जो सहूलियात हैं, वो चाहे सेहत की सहूलत है, वो चाहे तालीम से रिलेट है, ये बुनियादी सहूलियात हैं। और अफसोस की बात है कि हुकूमत वक्त का ये काम होता है कि आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करना, लेकिन जब वो नहीं
नहीं प्रोवाइड कर पाते तो फिर इलाके के लोग या ऐसी तंजीमें ही आगे आती हैं। तो आगे का क्या प्लान बना रखा है आप लोगों ने? आगे का प्लान ये है तो इंशाल्लाह हम सबसे पहले एक ऐसा स्कूल बनाएंगे जिसमें गरीब और यतीम तलबा हो और उनकी जितनी भी ज़रूरियात हो, जो उनकी माशी हो। हमने एक ऐसा भी सोचा कि अक्सर ऐसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो बाज़ारों में, होटलों में काम करते हैं, तो अगर हम उनको दाखिल करवाए तो उनके घर का मसला होता है खर्चे का। लोग कहते हैं कि हमारे घर का खर्चा नहीं चलते है, तो हमने ये सोचा कि हम उसको स्कूल में दाखिल करवाएंगे, साथ साथ उनके घर में जो थोड़ा बहुत पैसे है हम उनको घर वालों के भी हवाले करेंगे। तो इस तरह इससे जो गरीब और यतीम लोग हैं उनमें जो एजुकेटेड आम हो, एजुकेशन भी आम हो जाएगा और उनके घर खर्च भी चलेगा। और दूसरी एम्बुलेंस का तो हमने ऑलरेडी एक अस्पताल को दे दिया और हम ये सोच रहे कि काफ़ी ज़्यादा आबादी है। अक्सर ये होता है कि एक मैयत को घर ले जाते हैं तो दूसरा यहाँ पे मसला आ जाता है, तो फिर हमें वो नहीं होता। बिल्कुल, लगभग 9 लाख की आबादी आपने बताया, तो ऐसे में एक एम्बुलेंस तो यकीनन कम पड़ेगी, ना काफी है। बिल्कुल। और जो आप प्लान बता रहे हैं, अल्लाह करे आप उन प्लान्स में कामयाब हों और आपके इलाके के लोग जिस तरह से आपकी मदद अभी भी कर रहे हैं, आगे चल के भी आपके जितने भी गोल्स हैं उनको अचीव करने में आपकी मदद करें। बेहद शुक्रिया इरफान, आप हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे और ये बुनियादी सहूलियत है जिनका होना इलाके में बेहद ज़रूरी है। तो अब जल्दी से हम आगे बढ़ रहे हैं और अब बात कर रहे हैं हम पेशावर में होने वाली एक अनोखी वारदात के हवाले से जिसने शहरी के साथ साथ शहरियों को भी हैरान कर दिया। चोर शहरी से मोबाइल फ़ोन छीनने आए लेकिन मोबाइल फ़ोन छीने बगैर ही वापस चले गए। पता नहीं शायद तरस आ गया उन्हें, ये क्या था, मामला है क्या, शहाबुर रहमान रिपोर्ट करेंगे। महंगाई ने लुटेरों का स्टैंडर्ड भी कर दिया हाई। असलहे की नोक पर शहरी के साथ क्या हुआ, आए चलकर जानते हैं उन्हीं की जुबानी। मेरा नाम शाहबी, मैं मर्दान से रोज़ जॉब के सिलसिले में पेशावर आता हूँ। मैं मंडे के दिन 8:45 बजे के करीब जहाज़ चौक पे उतरा और यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहा था। इतने में 2 मोटरसाइकिल सवार मेरे पास आ गए और उन्होंने आवाज़ दी कि मोबाइल दो, मोबाइल दो। मोबाइल निकाल मोबाइल। यार पर्सनैलिटी को देख और तुम्हारे मोबाइल को देख, आइंदा अच्छा मोबाइल रखना, ठीक है? ये लो, जाओ यहाँ से, जाओ। आई वॉज रियली शॉक कि ये किस तरह हुआ कि मतलब एक बंदे ने मोबाइल लिया वापस भी कर दिया। मैंने गूगल से एक करीबी जो थाना था उनका नंबर निकाला, उनको कॉल की, लेकिन उनका नंबर मिल रहा था, कोई उसको उठा नहीं रहा था। गुज़िश्ता साल पेशावर शहर में स्नैचिंग और डकैती की 93 वारदातें रिपोर्ट हुई थी, जबकि रवां साल ये तादाद बढ़कर 105 हो गई है। अच्छा जी, अब बात करेंगे इस्लामाबाद पुलिस की, जहां पर हम देख रहे हैं तब्दीली हो रही है, थोड़ी इस्लाहात लाई जा रही है, जो कि एक अच्छी बात है क्योंकि पुलिस के महकमे पे जितना अवाम का एतबार बहाल होगा पुलिस उतना ही अच्छा काम करेगी। इस्लामाबाद के थानों में रिश्वत और काम चोरी अब नहीं चलेगी। जो काम करेगा वो रहेगा, जो नहीं करेगा वो घर जाएगा। पुलिस सरबराह जदीद कैमराज से थानों की बराह रास्त निगरानी करेंगे। SHOs, मुहर्रर के दफातर और फ्रंट डेस्क पर जदीद कैमरे नस्ब किए जाएंगे। बिल्कुल, तमाम तर तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे आदिल तनौली से। आदिल, बताइएगा, बहुत अच्छा ये आगाज़ किया जा रहा है, तमाम तर चीज़ों को डिजिटलाइज किया जा रहा है। जी, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के जो थाने हैं उनको उनमें डिजिटल सिस्टम जो है वो नस्ब कर दिया गया है। करप्शन और बदनवानी के खात्मे के लिए वफाकी पुलिस के आला अफसरान की जानिब से तमाम जो थाने हैं उनकी मॉनिटरिंग का बाकायदा तौर पर ये फैसला किया गया है और तमाम थानों के अंदर SHO का कमरा जो है, इसके अलावा मुहर्रर का जो कमरा है उधर, और हवालात जितने भी थाने का निज़ाम है उसको देखने के लिए, लाइव देखने के लिए इस्लामाबाद का जो CPO ऑफिस है, मेन IG ऑफिस, उसमें एक कंट्रोल रूम जो है वो बाकायदा तौर पर कायम कर दिया गया है। DIG ऑपरेशन, IG, इसी तरह दीगर जो आला अफसरान है वो वक्तन फ़वक्तन इस कंट्रोल रूम का दौरा कर रहे होते हैं और यहाँ पर जो इस्लामाबाद के थानों में हो रहा होता है उस तमाम निज़ाम को जो है वो बाकायदा तौर पर लाइव देख रहे होते हैं। इस वक्त आप मेरे अकब पर देख सकते हैं, ये इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से एक IG ऑफिस में कंट्रोल रूम कायम किया गया है जिसमें मुख्तलिफ थाने जो हैं उनकी लाइव स्ट्रीमिंग जो है वो यहाँ पर आ रही है। अब ये ऊपर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं क्योंकि ये एक मुहर्रर का कमरा है। मुहर्रर के अंदर, कमरे के अंदर जो है ये इस वक्त इस्लामाबाद का थाना कोसार है। मुहर्रर जो है उसके साथ दीगर पुलिस वाले जो हैं वो अपने काम के अंदर मसरूफ़ हैं और ये डिजिटल कंट्रोल रूम जो इस्लामाबाद में कायम किया गया है
इससे बाकायदा तौर पर इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। इसी के साथ वो नीचे स्क्रीन जो है इसके ऊपर आप देख सकते हैं, ये इस्लामाबाद का एक थाना है, उसके अंदर का जो व्यू है इस वक्त कंट्रोल रूम में बाकायदा तौर पर नज़र आ रहा है। और ये इस्लामाबाद पुलिस के आला अफसरान जो हैं वो इसको बाकायदा तौर पर ख़ुद भी मॉनिटर कर रहे हैं और अमला भी यहाँ पर कंट्रोल रूम के ऊपर तैनात किया गया है। साथ ही आप दूसरी एक हवालात देख सकते हैं जिसमें तकरीबन ये हमें नज़र आ रहे हैं 5 मुलजमान जो हैं वो थाना की जो हवालात है उसके अंदर मौजूद हैं और ये बाकायदा एक लाइव मॉनिटरिंग जो है उसमें की जा रही है। और उसके ऊपर जो है दूसरी स्क्रीन के ऊपर ये थाना कोसार के SHO जो हैं वो साइलिन की शिकायत जो है वो सुन रहे हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त दीगर जो एक तफ्तीशी अफसर जो है वो भी बैठा हुआ है साथ, और एक साइल जो है वो SHO को अपनी दरख्वास्त दे रहे हैं। और ये बाकायदा तौर पर थानों के अंदर जितना भी एक काम हो रहा है उस काम को यहाँ पर कंट्रोल रूम से मॉनिटर किया जा रहा है। आला अफसरान जिसकी निगरानी जो है IG इस्लामाबाद जो है वो ख़ुद कर रहे हैं, DIG ऑपरेशन, इसके अलावा दीगर जो अफसरान मेन IG ऑफिस में तैनात हैं वो भी वक्तन फ़वक्तन इस कंट्रोल रूम का दौरा करते हैं और इस्लामाबाद के जो थाने हैं उनको मॉनिटर किया जा रहा है। ठीक, यानी साइलिन से लेकर अहलकारों तक और अहलकारों से लेकर अफसरान तक सब मॉनिटर होंगे। जो भी काम होगा, जो भी बात होगी, ऑन रिकॉर्ड होगी। तफसीलात के लिए आपका शुक्रिया आदिल। इसी मामले पर कुछ मजीद बात करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं IG इस्लामाबाद काजी जमीलुर रहमान साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। सर, बहुत ही ऐसा इकदाम है, ये बताइएगा ये डिजिटल कंट्रोल रूम, इससे थानों की मॉनिटरिंग का ये सिस्टम किस तरह से काम करेगा, क्या मैकेनिज्म होगा? पुलिस अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि हम टेक्नोलॉजी लेड पुलिसिंग की तरफ जाएं, जिसमें टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो। लोग थानों में जाते हैं, वहाँ से लोग ऑफिस में आते हैं, एक ऑफिस, दूसरा ऑफिस, तीसरे ऑफिस में जाते हैं, फिर वही एप्लीकेशन वापस मार्क होती है, फिर वो दोबारा थानों में जाते हैं, वो एक पूरा प्रोसेस चलता है। हमारी कोशिश ये है कि हम टेक्नोलॉजी का ये सिस्टम जो हम लाए हैं, इस वक्त हम सारे सीनियर ऑफिसर्स अपने सारे थानों में जो फ्रंट डेस्क हैं, जो मोहरे के कमरे हैं, जो SHOs के कमरे हैं, उनको लाइव मॉनिटर कर रहे हैं। ठीक, हमें पता चल रहा है कि कौन कितने कंप्लेनेंट्स बैठे हैं, कौन आया हुआ है और उनके क्या मसाइल हैं। ठीक है, फ़ायदा इसका ये है कि हम डायरेक्ट उन कंप्लेनेंट्स के साथ बात कर रहे हैं और उनके मसाइल सुन रहे हैं और बहुत सौ के मसाइल का हल उसी वक्त हम उनको बता रहे हैं कि अगर FIR करनी है, अगर लॉस रिपोर्ट करनी है तो की जाए और उनको फारिग किया जाए। तो हम बजाय इसके कि कंप्लेनेंट्स अफसरों के पास आएँ और फिर एक से होते हुए थानों तक जाएं और थानों से ऊपर आएँ, तो जो लोग थानों में जा रहे हैं हम डायरेक्ट उनसे बात करें। ये पहली दफ़ा हो रहा है, उसमें ऑडियो भी है, वीडियो भी है, तो उसकी भी शख्स की भी तसल्ली है जो थाने में आया हुआ कि उसने अफसर से भी बात कर ली और उसका मसला भी हल हो गया। और हमारे लिए भी यह है कि हम देख रहे हैं कि कितने लोग आए हुए हैं, उनकी क्या कंप्लेंट्स हैं, उनके क्या हल किया जा सकता है, लीगल एक्शन क्या किया जा सकता है, ये सारा हम डायरेक्ट अब उसको देख रहे हैं। तो मुझे उम्मीद ये है कि जब हमारे सीनियर ऑफिसर्स ये सारा काम करेंगे और यहाँ से बैठ के लाइव मॉनिटरिंग करेंगे तो ऑफ कोर्स चीज़ें बेहतर होंगी, डिसीजन मेकिंग अच्छी होगी, डिसीजन मेकिंग क्विक होगी। अगर एक FIR होनी है और सीनियर ऑफिसर्स समझते हैं, उसी वक्त फैसला देंगे बजाय इसके वो मसला पेंडिंग रहे। और लोगों की दादरसी भी होगी और SHOs को टास्किंग होगी कि आपने ये FIR भी करें, 3 दिन के अंदर रिपोर्ट भी करें। तो वो जो इनकन्वीनियंस लोगों को होती थी कि वो दफ्तरों में, वो इंशाल्लाह कम होगी और चीज़ें बेहतर होंगी इंशाल्लाह। अच्छा जमील साहब, मुझे बताएं कि ये आइडिया कैसे आया, क्या वजह बनी जो कि आपने कहा कि हमें इस तरह से ये स्टेप लेना चाहिए, क्या मकसद था ये सिस्टम शुरू करने के पीछे? ये है कि ये ऑपरेटर्स पे ना छोड़ा जाए। ये जो सारा सिस्टम लगाने का मकसद ये है कि ये ऑफिसर्स के स्टाफ पे नहीं जाएगा, ऑफिसर्स खुद देखेंगे। मैं देखूंगा DIG ऑपरेशन, AIG ऑपरेशन, SSP ऑपरेशन, SPs तक को भी हम इंशाल्लाह उसमें आगे एक्सेस देंगे कि वो अपने अपने थाने देख सकेंगे। हम दफ्तर में बैठे हैं, ये सिस्टम हमारे पास लगा है, घंटा आधा घंटा काम से फारग होने के बाद ये काम करके अगर सीनियर ऑफिसर्स में से सब 2, 4, 5 थाने भी देख लेंगे, घंटा घंटा भी उनसे बात कर लेंगे, वो हमें नज़र आ रहा होगा कि किस थाने में रश है, किस थाने में कंप्लेनेंट ज़्यादा हैं, कोई बूढ़ी खातून आई हुई है, कोई बूढ़ा बंदा आया हुआ है, किसी बच्चे का केस है, तो वो हमें नज़र चूँकि आ रहा होगा तो अपने दफ्तर से बैठे। इसमें आसानी ही यही है कि लाइव मॉनिटरिंग, आप अपने दफ्तर में बैठ के अपने थाने देख रहे हैं, आप अपने दफ्तर में बैठ के अपने लॉकअप्स देख रहे हैं, लॉकअप में कितने लोग बंद हैं,
लॉकअप में जो लोग बंद हैं, आप लाइव उनसे SHO और मुअर्रिस से पूछ सकते हैं कि ये जो शख्स है ये क्यों बंद है, ये कब से बंद है, किस सेक्शन में बंद है। ठीक है। तो ये सारी मेरा ख्याल है इंशाल्लाह इससे चीज़ें बहुत बेहतर होने लगी हैं। और वो जो एक लोगों का एक खौफ होता था कि जी थाने जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, वो इंशाल्लाह उसमें वो कमी भी आएगी और वो इंशाल्लाह जो ट्रस्ट लेवल है वो भी मजीद बढ़ेगा। अच्छा IG साहब ये बताइएगा, ये जो वीडियो मॉनिटरिंग है ये हम देख रहे हैं, क्या इसके अलावा ऑडियो मॉनिटरिंग भी सहूलत मौजूद होगी? यहाँ पर जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनकी बातचीत, उनकी ऑडियो ये भी कंट्रोल रूम से मॉनिटर की जाएगी? बिल्कुल, इसमें सबसे अच्छी बात यही है कि हम सिर्फ अपने SHO या मुअर्रिस से बात नहीं करेंगे। अब कल जैसे मैंने बहुत से थानों में बात की और बहुत से कंप्लेनेंट से खुद बात की, तो वो कंप्लेनेंट से डायरेक्ट बात हो रही है, वो हमें सुन रहे हैं, हम उनको सुन रहे हैं, हम देख रहे हैं। और उससे ज़ाहिर है जब उनको पता चलता है कि जी एक मैं थाने गया हुआ हूँ, मैं SP से बात कर रहा हूँ, SSP से बात कर रहा हूँ, DIG से बात कर रहा हूँ, मेरी बात सुनी गई, मेरा काम हो गया, तो मेरा ख्याल है इससे चीज़ें इंशाल्लाह बेहतर होंगी और उसका बैकअप भी कोशिश करेंगे कि उसको प्रिजर्व रखें। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप इस हवाले से क्या समझते हैं कि जो एक शहरी और पुलिस का ताल्लुक है, वैसे तो हमारे मुआशरे में बड़ा मजबूत और एतमाद वाला होना चाहिए, मगर बदकिस्मती से ऐसा नहीं है, लेकिन इसके बाद, इस कदम के बाद ये जो रवाबित है इसमें मजबूती आएगी, रवैयों में बेहतरी आएगी, तब्दीली आएगी? देखें, जो कंप्लेंट आती थी थाने के बारे में या अब भी आती है, वो कंप्लेंट बेसिकली यही है। लोग कहते थे हम जाते हैं, हमें कोई अटेंड नहीं करता, हम बैठे रहते हैं, हमें कोई ये नहीं बताता कि SHO मौजूद है कि SHO मौजूद नहीं है, DSP से मिलना है, मुअर्रिस से मिलना है, अपने केस के बारे में तफ्तीशी से बात करनी है। ये एक बहुत मेजर कंप्लेंट थी पुलिस के बारे में कि थानों में सुनवाई नहीं होती। एक तो हमने वहाँ पे पुलिस गाइड्स तैनात किए कि जो गेट से लेके फ्रंट डेस्क तक लेके जाते हैं, फैसिलिटेट करते हैं, जिससे मिलवाना हो मिलवाते हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो कंप्लेंट है ये इंशाल्लाह ख़त्म होगी। लोग आके बैठेंगे, अब फ्रंट डेस्क को भी पता है कि उनको लाइव मॉनिटर किया जा रहा है, मुअर्रिस और SHO को भी पता है कि उनको लाइव मॉनिटर किया जा रहा है, तो परफॉर्मेंस तो इंशाल्लाह उधर से ही बेहतर होनी शुरू होगी। जब सीनियर ऑफिसर्स बात करेंगे कंप्लेनेंट्स के साथ, जिन लोगों के मसले मसाइल हैं उनसे बात करेंगे, उनकी बात सुनेंगे, डिसीजन करेंगे, तो नेचुरली इंशाल्लाह उसमें बेहतरी आएगी, पुलिस के रवैये में भी बेहतरी आएगी और मुझे उम्मीद है कि वो जो इंशाल्लाह ट्रस्ट है वो भी बेहतर डेवलप हो। अच्छा सर, एक और शिकायत जो कि आम है वो ये कि साइल पहुंचता तो है, शिकायत दर्ज तो कराता है, लेकिन उसके बावजूद किसी किस्म का रिस्पांस, कोई फॉलोअप जो है उसका फुकदान देखा जाता है। अब इस स्टेप के बाद हम ये तवक्को रख सकते हैं कि मेक श्योर किया जाएगा कि साइल अपनी शिकायत लेने के बाद, करने के बाद ये उम्मीद रखेगा कि ना सिर्फ उसका मसला सुना जाएगा, हल किया जाएगा, बल्कि उसे फॉलोअप भी दिया जाएगा? देखें, एक तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि वो जो हमारा विजिटर मैनेजमेंट सिस्टम है उसको हम स्ट्रेंथन करें, उसको एक्टिवेट करें और फिर स्ट्रेंथन करें। विजिटर्स मैनेजमेंट सिस्टम में ये है कि अब हर बंदा जो थाने जाएगा उसकी एंट्री होगी और उसकी एंट्री का डाटा बनेगा और वो जो डिजिटल एंट्री होगी और वो ऑफिसर्स के पास भी आएगी। कोशिश हम ये कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा, हम टीम बना रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा विजिटर्स जो थाने आते हैं उनके साथ जब वो वापस जाते हैं तो उनके साथ बात हो सीनियर ऑफिसर्स की। वो क्वालिटी एश्योरेंस भी है, वो मॉनिटरिंग भी है कि हम उनसे बात करके पूछें कि आपके साथ रवैया कैसा था, आपका मसला हल हुआ कि नहीं हुआ, आपकी कोई कंप्लेंट तो नहीं है। ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा चेक होगा कि जो थाने के साथ थाने का जो रवैया होता है उसके ऊपर चेक होगा कि हम उसकी बेस पे फिर हम अपने अफसरों से भी पूछें। एक ये, और दूसरा ये जो लाइव मॉनिटरिंग, अगर उस बंदे की मुतल्लिका SP और SSP और DIG से बात हो जाती है तो मेरा ख्याल है इससे और अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। और इसी तरीके से इंशाल्लाह वो जो कंप्लेंट आती है हमारी करप्शन की, मिसकंडक्ट की, डिले की, वो इंशाल्लाह होगी।
राइट, यानी मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो साइलिन की, आवाम की जो पुलिस पर जो एतमाद है उसको बहाल करने के लिए ये स्टेप जो है बहुत ही कारगर साबित होगा। बहुत शुक्रिया आपका जमील साहब हमारे साथ मौजूद थे, आईजी इस्लामाबाद काजी जमील उर रहमान, और बहुत तफसील के साथ उन्होंने ये मॉनिटरिंग का जो सिस्टम है इसके हवाले से हमें डिटेल से आगाह सिस्टम मजबूत होना जरूरी है। चलें जी आगे बढ़ते हैं, एक खबर आपके साथ शेयर करेंगे। नाजिम जोखियों के कत्ल केस में रुकने सिंध असम्बली जाम ओवैस को 3 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। ये एक अहम डेवलपमेंट है, इसी पर बात करेंगे। अपने नुमाइंदे इरफान उल हक ने भी हमें ज्वाइन कर लिए। जी इरफान बताइएगा। महक, ये 2 रोज कबल नाज़िम जोखियों की तशद्दुद लाश मिली थी, जिसके बाद उनके अहल खाना ने बहुत बड़े पैमाने पर एहतजाज किया था और सड़क भी ब्लॉक कर दी थी। और रात गए फिर पीपल्स पार्टी के जो अकाबरीन हैं उन्होंने उनसे मुज़ाकरात किए थे और उसके बाद जाम ओवैस गोराम को पुलिस के हवाले किया गया था। आज पुलिस ने उनको अदालत में पेश किया है और बताया है कि जाम ओवैस गोराम समेत 3 मुल्ज़िमान गिरफ्तार किए गए हैं। उनके 2 गार्ड्स भी गिरफ्तार मुल्ज़िमान में शामिल हैं और नाज़िम जोखियों के कत्ल में इन्हें नामजद किया गया है। अहले खाना ने इन पर इल्ज़ाम लगाया है कि नाज़िम जोखियों ने चूँकि शिकारियों की कुछ वीडियोज़ अपलोड की थी सोशल मीडिया पर और उस पर नाराज़गी का इज़हार किया था जाम ओवैस ने, इसलिए इन्होंने उनको कत्ल किया नाज़िम जोखियों को। इब्तिदाई तौर पर 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पुलिस। ठीक है इरफान, आपका बेहद शुक्रिया। तो एक छोटा सा ब्रेक, जिसके बाद दोबारा आपसे मुलाकात होगी। कीप वॉचिंग नया दिन। वेलकम बैक नाजरीन। अगर सुबह की बात की जाए तो अमूमन सुबह का आगाज गुड मॉर्निंग के साथ किया जाता है, लेकिन देयर इज समथिंग नॉट गुड अबाउट दिस मॉर्निंग। नहीं, देखिए मैं आपकी बात काटूं। एक चीज है जिसने बड़े हंसते मुस्कुराते कहा होगा गुड मॉर्निंग पाकिस्तानियों, महंगाई ने ना महंगाई मजीद बढ़ गई। जो तेल की कीमत जो बढ़ी हुई ना उसने मजीद मुस्कुराते हुए कहा होगा गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो खाम तेल की आलमी कीमत जो है इसमें इजाफा हो या कमी हो, इससे हमारा कोई वास्ता नहीं है। अवाम को रिलीफ नहीं मिलने वाला। 16 अक्टूबर से 4 नवंबर तक खाम तेल $4.5 फी बैरल सस्ता हुआ, लेकिन तब्दीली सरकार ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके अवाम की मुश्किलात मजीद बढ़ा दी। पहले ये कहा जा रहा था कि खाम तेल की आलमी कीमतें बढ़ रही हैं, हम क्या करें, हम भी तो कीमतें बढ़ाएंगे, लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि कीमतें कम हुई हैं लेकिन कीमतें पाकिस्तान के अंदर जो है बढ़ाई गई हैं, वो भी 1-2 नहीं, पूरे 8 रुपए। हाँ, और अब देख रहे हैं धचके वाली और ना समझने वाली बात है। इसी पर हमें ज्वाइन कर लिए वहाब कामरान ने बात करने के लिए। वहाब, मुझे जरा समझाएगा, बल्कि मेरे साथ साथ जो नाजरीन हैं उन्हें भी समझाएं कि क्या आलमी कीमतों में कमी के तनासुब से पेट्रोल सस्ता हो सकता था? जी हाँ, मैं आलमी कीमतों में कमी के अगर बात करें तो उस हवाले से पेट्रोल की कीमत में $4.82 फी लीटर तक कमी की जा सकती थी अगर हुकूमत चाहती तो, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, बल्कि उल्टा इजाफा कर दिया गया है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में। 2 हफ्ते के दौरान खाम तेल की आलमी कीमत में $4.48 फी बैरल कमी वाक़ई हुई है और अगर इसको रुपयों में कन्वर्ट करें तो तकरीबन 760-62 रुपए फी बैरल कमी हुई है पाकिस्तानी रुपयों में। ताहम इस कमी के तनासुब से अगर हम देखें तो $4.82 फी लीटर कमी की जा सकती थी पेट्रोल की कीमत में पाकिस्तान में, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। और अभी थोड़ी देर पहले तर्जुमान वजारत खजाना की जानिब से भी बताया गया कि पेट्रोलियम लेवी की शरह में $4 फी लीटर इजाफा किया गया, यानी कि जो कमी हो सकती थी $5.62 लेवी था, अब वो $9.62 कर दिया गया है। तो $4 लेवी की शरह में कमी करके अवाम को इस रिलीफ से महरूम किया गया है, जो कि हुकूमत चाहती तो रिलीफ फराहम कर सकती थी। जी ठीक है वहाब, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। और अब वही बात है ना कि अगर चाहती तो, लेकिन ये अगर जो है ये मगर में तब्दील हो गया। चलें जी, बेहद शुक्रिया वहाब आपका। आगे बढ़ते हैं और अब आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि इस्लामाबाद में कभी एक मकाम तो कभी दूसरे मकाम पर पहुंच जाने वाला मुनफरिद मुजस्समा चलता फिरता मुजस्समा। हाँ देखिए, अब आप सुने, इस चलते फिरते हंसते मुस्कुराते, अब चलने फिरने के साथ वो हंसता और मुस्कुराने वाला भी है। ये कौन सा मुजस्समा है भाई? मुस्कुराते मुजस्समे को देखकर शहरी खुश भी होते हैं और हैरान भी होते हैं। हालांकि कराची से शहर इक़्तिदार पहुंचने वाले इस सुनहरी मुजस्समे की जो हकीकत है ये कुछ और ही है। अब ये हकीकत है क्या, शहजाद अली रिपोर्ट कर रहे हैं। इस्लामाबाद का मुजस्सम छलावा गोल्डमैन कभी F9 पार्क, कभी लेक व्यू पार्क में तो कभी किसी और मुकाम पर, मुजस्समा एक अंदाज कई।
हर देखने वाले की खुशी और हैरानी का बायस बनने वाला गोल्ड मैन हकीकत में जीता जागता इंसान है जनाब। कराची से शहर इक़्तिदार पहुंचने वाले 21 साला एहसान, जिन्हें अपने फन के जोहर दिखाने के लिए भी शुरू में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पुलिस वालों ने तंग किया और सीडिया वाले परमिट मांग रहे थे, कह रहे 5000 देंगे आप तो आपको परमिट मिलेगा, ना तो आपको इजाज़त नहीं है स्टैचू बनने की। डीसीओ साहब परमिट भी बना के दे दिया, अच्छी तरह पेश आए, बहुत अच्छा लगा। सयाहों को खुश करने के लिए एहसान रोजाना सुबह किसी तफरीही मुकाम पर पहुंचकर अपना भेस बदलते हैं। हम छोटी सी उम्र में मतलब कामों पे लग गए अबू के वफात होने के बाद। अब यही करता हूँ, इसी में से मतलब घर का मेरा निज़ाम इसी स्टैचू बन के ही चलता है। बड़ा शौक है कि मैं भी नेवी में जाऊं। बाहिम्मत एहसान की मुनफरिद सोच ने लोगों को तफरीह का नया अंदाज दिया। गोल्ड मैन अपने फन के जोहर दिखाकर घर चला रहा है। तलाश है तो किसी बाइज्जत रोजगार की, ताकि जिंदगी का सफर आसानी से कट सके। कैमरामैन सैयद वाजिद अली के साथ शहजाद अली, समा, इस्लामाबाद। तो चलता फिरता बातें करता हंसता मुस्कुराता ये मुजस्समा, जानदार मुजस्समा जानदार कह सकते हैं। चलें जी, अब जरा हम बात करेंगे सेहत से जुड़े मसाइल की। जैसा कि हमने कहा भी था कि आपको बताएंगे कि मौसम सरमा की आमद के साथ ही होता ये है कि मुख्तलिफ मसाइल जन्म ले लेते हैं। जो सबसे ज़्यादा मसला होता है वो ये होता है कि रात को जो होती है ठंड हो जाती है और सुबह के वक्त सर्दी का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि रात को ठंड हो जाती है और सुबह आँख नहीं खुलती। ये दो मसले सबसे मेन है। लेकिन ये जो सुस्ती है ना, ये इतना काहिल आपको बना देती है कि कुछ दिल नहीं करता आपका क्या। अच्छा, सुबह जब आप उठते हैं तो एक बॉडी में एक थोड़ा सा ना पेन हो रहा होता है, थोड़ा सा ना सख्ती सी होती है जिस्म की, मसल्स आपके थोड़े से। मेरी जो नाक की शक्ल है ना वो ये कहती है कि जी आप गर्म बिस्तर में सो रहे होते हैं, ब्लैंकेट आपने लिया होता है, कमरा भी थोड़ा सा उसका टेम्परेचर भी थोड़ा सा ही होता है ना कि गर्म होता है, फिर आप उसमें फौरन से उठ के नंगे पाँव वॉशरूम में भी चले जाते हैं। क्योंकि मेरे अब्बा कहते थे कि जब सर्दियों में बेड पे से नीचे उतरो तो जूता जरूर पहनो, क्योंकि वो फर्श ठंडा होता है आपका। एक ये भी वजह हो सकती है, एक्सपीरियंस जो है। अच्छा जी, तो आज हम फिटनेस एक्सपर्ट से अहम टिप्स लेंगे कि कौन सी एक्सरसाइज ऐसी है जो कि सुबह के वक्त आप कर सकते हैं अपने बेड पे बैठे बैठे। ऐसी कोई छोटी मोटी एक्सरसाइज होती है ना कि आप फौरन से कर लें तो आपकी ना तो गर्दन में दर्द होता है, क्योंकि बॉडी की जो ये टेंशन है ये किस तरह से हम रिलीज कर सकते हैं। मेरे साथ ऐसा होता है कि थ्रू आउट विंटर मेरी गर्दन में बहुत ज्यादा दर्द रहता है बैक साइड पे। तो जी इस्लामाबाद से हमें फिटनेस एक्सपर्ट आलिया आगा ज्वाइन कर चुकी हैं। आलिया, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच, बिल्कुल ठीक। अच्छा आलिया, हम सर्दियों के हवाले से बात कर रहे हैं, ख़ास तौर पर सुबह के वक्त जो सिचुएशन होती है, जिस्म में एक दर्द सा महसूस होने लग जाता है जब आप सुबह उठते हैं, इससे निजात कैसे मुमकिन है, इसकी वजूहात क्या हैं, ये भी बता दीजिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये एक इंसान की फितरत बन चुकी हुई है मॉडर्न लाइफस्टाइल में कि हम समझते हैं यहाँ बटन खोला और लाइट खुल गई, ये रेगुलेटर है, पंखा इसी वक्त ठंडा होगा और तेज़ होगा। इंसान की बॉडी इस तरह से एक्ट नहीं करती है। उसके माने हैं कि हमारे पास जो भी सिस्टम हमारा है, हमारा सिस्टम इसको बचाता रहता है, लेकिन कंटिन्यूस एक्सपोजर के बाद ये सब वजूहात जो आप बता रहे हैं वो सब सामने आने लगती हैं। वजूहात तो नहीं, जो सिम्टम्स हैं वो सामने आने लगते हैं। तो हमारे जो ठंड के हवाले से है, पहले तो हमें ये समझना होता है कि जो योगिक साइंस है वो हमें क्या बताती है, और दूसरी चीज़ ये है कि जो सोर्सेज हैं हमारे हीट के लिए वो क्या सोर्सेज हैं, नेचुरल सोर्सेज हैं। तो जो बॉडी के योगिक साइंस में 22 पॉइंट्स हैं, 22 पॉइंट्स हैं जिसमें से हम एनर्जी रिलीज हैं बॉडी में से। जैसे गाड़ी होती है, गाड़ी का जो निकास है वो आपके उसमें से होगा, क्या कहते हैं, एग्जॉस्ट में से होता है, इग्निशन से गाड़ी स्टार्ट होती। इसी तरह से ह्यूमन बॉडी भी बनी गई है। ठीक है, आपके 22 पॉइंट्स बॉडी में जो है, मैं आपको बताती चलूँ नाजरीन की नॉलेज के लिए। 10 हमारी पैरों की उंगलियां और 10 हमारी हाथों की उंगलियां, नाक और चिन, ये हमारे 22 पॉइंट्स हैं जहां से हमारी एनर्जी रिलीज होती है। जब एनर्जी रिलीज प्रेशर पॉइंट्स इनको शायद कहा जाता है। बॉडी ठंडी हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। ठीक है, प्रेशर पॉइंट्स तो वाकई में है बिकॉज दीज आर नर्व्स, नर्व एंडिंग्स हैं। सही है। अच्छा आलिया, एक ज़रा चीज़ समझाएगा, जैसे हम
के वक्त उठते हैं, स्पेशली सर्दियों में, तो अम्मा फ़ौरन से कह देती है शॉल लो, सर को कवर करो ताकि ठंड ना लग जाए, ठंड लगेगी तो पूरा दिन तुम्हारे गर्दन में दर्द रहेगा, सर में दर्द रहेगा, हवा ना लग जाए। प्लीज़ ज़रा इस हवाले से बताएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग बेएहतियाती करते हैं, स्पेशली अगर मैं मर्दों का जिक्र करूँ कि वो सुबह उठते हैं, उठते साथ कवर नहीं किया अपने आप को, नंगे पाँव ठंडे फर्श पे भी चल रहे हैं। ये भी क्या बायस बनता है पूरी बॉडी में दर्द का कि सारा दिन आपकी बॉडी में पेन रहती है क्योंकि आपने सुबह के वक्त गर्म बिस्तर में से निकलते हुए खुद को कवर नहीं किया? जी 22 पॉइंट्स जो मैंने अभी आपको बताए, इनमें से और ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो जाएगी। एनर्जी का मतलब है कि हीट, ठीक है जी, हीट का और कोई तरीका नहीं, हमारे अंदर कोई हीटर्स हैं नहीं। इसके लिए डेफिनेटली अगर सर्द मौसम है तो आपको कवर करना पड़ेगा। और ये भी मैं आपको बताती चलूँ कि जिन लोगों को इस मौसम में छींकें या कोई एस्थमेटिक अटैक्स होते हैं या कोई एलर्जीज होती हैं, उनको डेफिनेटली एंड ऑफ द विंटर जो स्प्रिंग का मौसम होता है उसमें भी आपको छींकें और इसी तरह से एस्थमा या जो भी ब्रीदिंग की इश्यूज हैं वो होंगे। तो ये आपको अगर प्रोटेक्ट करना है अपने आप को इस मौसम में, ताकि 6 महीने के बाद या 5 महीने के बाद जब आपकी सीजनल जो जिसे हम कहने लग जाते हैं कि सीजनल हमें ये एलर्जीज हैं, उस सीजनल एलर्जी का मतलब यही होता है कि आपने सीजन के शुरू में प्रोटेक्ट नहीं किया तो आखिर में भी आपको होगा। यकीनी तौर पे ये सब है। इसके लिए मैं एक तदबीर बता देती हूँ जो योगा साइंस में बताई जाती है, वो लिंगा इसे कहते हैं, लिंगा जेस्चर है ये, जिसमें आप सारी उंगलियों को जोड़ लेते हैं जी, सारी उंगलियों को आपने बुन लिया और जो सीधे हाथ का अंगूठा है उसे आपने सीधा रखना है। इसे हम चार्जर कहते हैं, ठीक है, दिस इज अ चार्जर अकॉर्डिंग टू द, हाँ। और जो आपके लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर और थंब है उसे आपने जोड़ लिया। ये आपको हीट प्रोड्यूसिंग जेस्चर है, ये हमारा एक नेचुरल चार्जर है हमारे जी। तो ये अगर आप इसमें कुछ देर बैठे, इस पोजीशन को होल्ड करके रखना है हमें कुछ देर तक, 20 मिनट सुबह जी, 40 मिनट अगर आपको हीट जनरेशन चाहिए, 20 मिनट सुबह कर ले, 20 मिनट शाम कर लीजिए। ये एक आपका नेचुरल चार्जर है। दूसरी चीज जो आपको नेचुरली मैं बताती चलूं, जो सन है, सन इज आवर बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी। जो सुबह का सन 1 घंटे का है और शाम को गुरूब होने से पहले 1 घंटा है। इसमें आपको जरूर अपना एक्सपोजर देना चाहिए। इससे हम विटामिन डी के अलावा हीट भी आगे ले लेते हैं। इसको हमारे सोलर प्लेक्सस जो है वो हीट ले लेता है। और एक चीज और मैं लास्ट में आपको बताती चलूं, ग़िज़ा में बहुत जरूरी है कि आप ठंडी चीजें जिनकी तासीर ठंडी होती है, अक्सर लोगों को ठंडा और तासीर का नहीं समझ में आता। ठंडी चीज़ों की तासीर जिन चीज़ों की होती है, जैसे लस्सी हो गई, लेमनेड्स हो गए, इस किस्म की चीज़ों से थोड़ा सा आपको परहेज करना चाहिए। मौसम के लिहाज से आपको डाइट भी चेंज करनी चाहिए। और जो आपको इस्तेमाल करनी चाहिए चीज़ें वो है जैसे कलौंजी का तेल, इसी तरह से जी, कलौंजी का तेल नहायत मुफीद है और बहुत से ममालिक में जैसे साइप्रस टर्की हो गया, वहाँ पे आधा चम्मच बाकायदगी के साथ सुबह लिया जाता है। तो आधा चम्मच आप ऐसे ही ले सकते हैं, ये नहायत मुफीद है। दूसरी चीज़ शहद, ये मौसम है शहद का इस्तेमाल करने का। और these are natural cures which also help you from keeping you away from these allergies जो आपको छींक वगैरह। लेकिन छींक जो है वो एक इशारा है, तो मोजे भी पहन लीजिए ताकि हमारी एनर्जी वहाँ से भी ना लूज हो। और ये कोशिश कीजिए कि आप ये लिंगा का इस्तेमाल कर लीजिए फौरन। और शॉल्स, यकीनी तौर पे आपको गर्दन में तकलीफ है तो गले के इर्द गिर्द शॉल भी। बेसिकली आपकी जो हीट है, बॉडी की हीट है, उसको आपने एक तो कवर करके रखना है, चूंकि बॉडी के अंदर हीट पैदा नहीं होती, आपने मेंटेन करना है। अच्छा आलिया, एक और सवाल जो जहन में आ रहा है वो ये कि फिर मैं वहीं आ रहा हूँ सुबह उठने के हवाले से, क्योंकि वो सबसे मुश्किल टाइम होता है सर्दियों के दौरान। जब हम सुबह उठते हैं तो बैक में, थाइज में, टांगों में दर्द सा एक महसूस होने लगता है, एक अकड़ सी महसूस होने लगती है। तो क्या फौरन नहीं उठना चाहिए? उठने से पहले बेड पर कोई एक्सरसाइज, कोई ऐसी मूवमेंट बॉडी की या लेग्स की जिसको हमने थोड़ी देर रिपीट करना है ताकि आप एक नॉर्मल पोजीशन में आए, फिर उठना होता है, ये थोड़ा सा बता दीजिएगा। बिल्कुल आपने सही कहा। एक हमारे यहाँ जो कहते हैं ना कि
जंप स्टार्ट दो, जो एक आर्मी छलांग मार के नहीं उठना। अपने बच्चों के साथ भी एक्सपेक्ट करते हैं छलांग मार के आप उठ जाए। बॉडी का एक तरीका है और ये अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया है कि जब आपकी आंख खुलती है तो एकदम नहीं खुल जाती, आहिस्ता आहिस्ता से खुलती है। उसको थोड़ा सा आप टाइम दीजिए, यानी जाग हो जाए तो थोड़ा सा टाइम दीजिए। अलार्म आपने लगाना है तो कम से कम 10 मिनट का अलार्म का गैप दें, ताकि 10 मिनट वो आप बॉडी जो है वो बिस्तरे में आराम से गर्म होके फिर आप निकले उसमें से। बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है। अच्छा आलिया, एक और चीज़ बताएगा, जैसे कि हमारी अम्माएं हैं, हमारे घर में जो बड़े हैं, कहते हैं ना कि सर्दियों में तो भाई पुराने दर्द भी आपके निकल आते हैं। तो जैसे मेरी वालदा है ना, उनको जॉइंट्स का बड़ा इशू रहता है और सर्दियों में तो उनका ज़्यादा वो दर्द बढ़ जाता है। तो इसके लिए अगर कोई हम ये कहें कि घर में आप कोई एक्सरसाइज कर लें, जैसे आपने कहा कि कलौंजी का तेल जो है वो बड़ा ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ ये भी कहते हैं कि अच्छा आप नारियल का तेल भी इस्तेमाल करें, तो प्लीज़ ज़रा इस हवाले से अगर आप कुछ बता सकें। हाँ, नारियल का तेल ठंडा होता है, ठीक है ना। कलौंजी का तेल आप बाय माउथ ले रहे हैं, मैं इस वक्त आपको बाय माउथ का बताया था। जो नारियल का तेल है वो ठंडा तेल है और उसकी तासीर ठंडी है। जो तिलों का तेल है, अगर बाहर लगाना है तो तिलों का तेल जो है वो जिस्म पे लगाना चाहिए, ठीक है ना जी। सो आप कोशिश कीजिए, अगर किसी को जोड़ों का दर्द है तो जोड़ों का मैं आपको बता दूं कि जोड़ में जो हमारे अंदर लिक्विड होता है अल्लाह ताला ने बनाया है कि ताकि उसकी स्मूथ रनिंग रहे, तो वो अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, उसे चलाएंगे पिलाएंगे नहीं, तो वो सूखता चला जाता है। ये जोड़ों का जो ऑयल है, लुब्रिकेशन जो है, ये बाहर से नहीं आता, ये उन जोड़ों में है और ये रिसाइकल होता है जोड़ में, ठीक है जी। सो आपने रिसाइकलिंग के लिए उसकी मूवमेंट ज़रूरी है। अगर किसी को जोड़ों का दर्द है तो वो जोड़ लेके बैठ जाते हैं कि जी हमें तो दर्द है, हम कुछ नहीं कर रहे, लेकिन उसे वो हल्का हल्का अगर चलाना शुरू करें, लेट्स से कि अगर आपका कलाई है तो आप इसे हल्का हल्का चलाना शुरू करें, और आप इन दर्दों से जो है उसमें आपको जो सिनोवियल फ्लूइड्स होते हैं, फ्लूइड्स होते हैं जी, वो रिसाइकल होना शुरू हो जाएंगे और दोबारा से आपके जोड़ों में हरारत और तकलीफ दूर हो जाएगी और हरारत आ जाएगी। सही है। अच्छा आलिया, एक और चीज़, जैसे आपने कहा कि हमारी डाइट, स्पेशली सर्दियों में तो हमारी डाइट बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए और ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है सर्दियों में तो हम इतनी सुस्ती चढ़ी हुई होती है कि ऐसी डाइट हो कि आप ज़्यादा वेट भी गेन ना करें। तो प्लीज़ मैं चाहूँगी कि जो देख रहे हैं और सुन रहे हैं हमें, उनके लिए बताएं कि डाइट प्लान आपका होना क्या चाहिए। सुबह नाश्ते में ऐसी कौन सी चीज़, या लंच में या डिनर में, कि जो आपको इंटरनली भी मजबूत रख रही है और आपका बॉडी टेम्परेचर भी अच्छा भी है और वजन भी नहीं आपका बढ़ रहा। अच्छा वजन भी नहीं बढ़ रहा। आइडियल सी सिचुएशन पूछिए हमने आपसे। ये सारी तीनों चीजें एक साथ चाहिए हमें, कोई पैकेज बताएं। अब आएंगी आपकी एक्सपर्टीज सामने। अच्छा, जब मैं बाहर रहती थी, यूरोप में रहती थी, तो बड़े मज़े की इंटरेस्टिंग मैंने एक ऑब्जर्व किया था कि बाहर जो है आपको वो वेट गेन कहते हैं कि आप कर लें, और जब सर्दियों का मौसम होता है उसमें लोग ऐसे खाने ज़रूर खाते हैं जो आपको ज़ाहिरी बात है, जैसे सूप्स हो गए, और सूप्स भी हड्डियों के सूप हो गए और काफ़ी रिच खाने होते हैं, तो वो खा के फिर वो जब सर्दियाँ ख़त्म होती थी तो सारे जिम चले जाया करते थे। ये मैं नहीं कह रही कि वो जिम नहीं जाते थे, लेकिन वहाँ पे सर्दी का जो वो आलम है वो ये है कि 3 सवा 3 बजे अंधेरा हो जाता है, तो रात हो जाती है, आप समझे। तो बहुत रेगुलर अगर कोई नहीं भी है तो वो यकीनी तौर पे स्प्रिंग टाइम में बहुत रेगुलर हो जाते थे, और वो कहते थे कि अब सारे वज़न उतारने आ गए हैं। तो यहाँ पे भी यही चीज़ है जो हमारी सदियों से चली आ रही है, और हम मॉडर्न लाइफस्टाइल को समझते हैं कि जी पिज़्ज़ा, बर्गर, ये बाहर के ये चीज़ें मंगा ली जाएं घर में। लेकिन अगर आप वंस अ वीक भी हड्डियों का सूप, जो पाए होते हैं, पाए सर्दियों में ही खाए जाते हैं, ठीक है। पंजीरी है हमारी अपनी है और ये भी सर्दियों में खाई जाती है। नट्स हो गए, ये सब चीज़ें जो हैं ये बॉडी की रिक्वायरमेंट है, और ये गर्मियों में इनकी रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं होती है। तो बॉडी भी एक्यूमुलेट कर लेती है ये ग़िज़ाइयत। हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम हड्डियों की ही का ब्रॉथ लें। ब्रॉथ जो सूप होती है 8 घंटे 12 घंटे जो हमारे यहाँ पकाई जाती थी, वो अभी भी पकानी चाहिए आपको। क्यों आप आपकी सिर्फ बड़ों को कह रही हैं कि बड़े करते थे, आपको भी ये करने चाहिए, क्योंकि हमारी आपने भी बड़े होने आगे जाके, आपने भी बच्चों को बताना है फिर। बिल्कुल
सभी बच्चे। लेकिन मैं आपको ये बताऊं, निहारी की एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि शाहजहां ने निहारी जो थी शाहजहां के ज़माने में आई थी, और वो रॉयल हकीम थे जो रॉयल बावर्चियों के साथ बैठ के उन्होंने निहारी की तरकीब बाकायदगी के साथ बनाई थी, जिसमें ये इसकी पूरी कहानी है और बड़ी खूबसूरत कहानी है हिस्ट्री में। क्योंकि जब उन्होंने कहा कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा गंदा पानी है, गंदे पानी से लोग बहुत बीमार, पेट की बीमारियां होंगी, तो उन्होंने कहा कि आप इसे किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं पेट की बीमारियों को। जो मसाले डाले गए निहारी में वो पेट की बीमारियों को बचाने के लिए थे, और उसमें एनिमल फैट भी डाली गई। एनिमल फैट से जो पेट में मसाले होते हैं वो आपके और ये गालिबन नाश्ते में कंज्यूम की जाती थी, यानी दिन का सबसे पहला जो आपका मील है उसमें निहारी कंज्यूम की जाती थी। ये फौज के लिए बनाई गई थी जी, और हम तो फौजियों वाला काम करते नहीं है, लेकिन आप नाश्ते में खा लीजिए। ठीक है आलिया, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए। ये एक ऐसा जिस पे बात करना बेहद ज़रूरी थी, क्योंकि हमें पता नहीं होता, हम सर्दियों में कुछ भी जो है ना खा लेते हैं, तो सामने आए तो खा लो। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी जनाब, मेरा वतन प्यारा वतन, खेल और खिलाड़ी हैं जिसकी पहचान, ये है मेरा पाकिस्तान। पाकिस्तान खेलों के लिए जरखेज मुल्क है। पाकिस्तान में खेलों के मैदान आबाद हैं और खेलों की सरगर्मियों को फ़रोग देने के लिए पाकिस्तान नेवी का किरदार सरे फहरिस्त है। और इसी सिलसिले में 15वीं चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ इंटरनेशनल स्क्वॉश चैंपियनशिप 2021 का इनेकाद किया गया है। यहाँ हम मौजूद हैं, खिलाड़ियों से भी आपको मिलवाएंगे, खेल भी आपको दिखाएंगे और एक ख़ास शख्सियत से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। तो आ जाएं मेरे साथ। जनाब, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कमोडोर कामरान साहब। आप वेटरन पाकिस्तान नेवी स्क्वॉश हैं और इस टूर्नामेंट के डायरेक्टर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। कैसे मिजाज? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? बहुत शानदार इवेंट है माशाल्लाह, और माशाल्लाह से 15वीं कामयाब ये चैम्पियनशिप नेवी की जानिब से मुनाकिद की गई है। चैम्पियनशिप के हवाले से ज़रा बताइए हमें। ये चैम्पियनशिप ईयर 2000 में स्टार्ट हुई थी, इसका फर्स्ट एडिशन, और उस वक्त से अब तक हम इसका आज 15th एडिशन मुनक़्क़द करा रहे हैं। 2 नवंबर से ये चैम्पियनशिप स्टार्ट हुई है और फ्राइडे को इसका सेमीफाइनल खेले जाएंगे और सैटरडे 6 नवंबर को फाइनल मैच खेला जाएगा। आगे क्या स्कोप है पाकिस्तान के अंदर स्क्वॉश का, और नेवी इसके अंदर मज़ीद क्या लुक फॉरवर्ड कर रही है? अच्छा, पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि पाकिस्तान नेवी का स्क्वॉश के खेल के साथ बड़ा देरीना ताल्लुक है। क़याम पाकिस्तान के वक्त से हम पाकिस्तान नेवी कोशिश कर रही है, बड़े बड़े नाम आए हैं। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और इसी सिलसिले में हमने हमेशा इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर में बड़ा फोकस किया, और इसी वजह से आज हम इस कॉम्प्लेक्स में खड़े हुए हैं, जो कि पाकिस्तान नेवी रोशन खान जहांगीर खान कॉम्प्लेक्स है। और हमारे 2 जो नेशनल लेजेंड स्क्वॉश के रोशन खान साहब और जहांगीर खान साहब के नाम पर इसको रखा गया। और इसी सिलसिले में मैं आपको ये भी बताऊँ कि अब मज़ीद इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए हम यहाँ पर एक 4 साइडेड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का ग्लास कोर्ट भी तामीर कर रहे हैं, और इंशाल्लाह अगले साल उसकी तामीर भी मुकम्मल हो जाएगी। तो वी होप कि इंशाल्लाह जो 16th एडिशन होगा इस चैम्पियनशिप का वो ग्लास कोर्ट में आप देखेंगे। स्टार्ट से लेके अब तक ग्रेजुअली क्या चेंजेस की गई हैं इन चैम्पियनशिप्स के अंदर? जिस वक्त ये चैम्पियनशिप स्टार्ट हुई ईयर 2000 में, तो उस वक्त इसकी प्राइज़ मनी $6,000 थी, और ये देखते हुए कि इंटरनेशनल प्लेयर्स को हमने अट्रैक्ट करना है और ज़्यादा हाई रैंकिंग के प्लेयर्स को बुलाना है, हमने ग्रेजुअली इसकी प्राइज़ मनी में इजाफा किया। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है बताते हुए कि इस दफ़ा टूर्नामेंट की जो प्राइज़ मनी है $20,000। ओके, $20,000, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा सर, ट्रॉफ़ी की तरफ आ जाते हैं हम। ये इस साल की विनर्स ट्रॉफ़ी है? इस साल की ये विनर ट्रॉफ़ी है जी। जिस तरह आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर लिखा हुआ है 15th चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ इंटरनेशनल स्क्वॉश चैम्पियनशिप की ये विनर की ट्रॉफ़ी है। और भी बहुत सारी ट्रॉफीज़ नज़र आ रही हैं, ख़ास तौर पर ये जो ट्रॉफ़ी है इसके बारे में मुझे ज़रा प्लीज़ बताइए। ये बड़ी हिस्टोरिकल ट्रॉफ़ी है। ये रोशन खान साहब जब ब्रिटिश ओपन जीते 1956 में, 1956, तो उस वक्त की ये ट्रॉफ़ी है, और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ है कि ये हमारे कॉम्प्लेक्स के अंदर मौजूद है। एक जानिब जहां कोर्ट में मैचेस मुसलसल जारी हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म के मैचेस जारी हैं, तो दूसरी जानिब वार्म अप का सिलसिला जारी है। पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं तैयब असलम वार्म अप कर रहे हैं और उनके मद्दे मुकाबिल होंगे
हांगकांग के ये खिलाड़ी जो कि वार्म अप कर रहे हैं। नेक्स्ट मैच है इनका, बहुत ही शानदार किस्म का ये मैच होने वाला है। जैसे ही मैच शुरू होगा ये भी आपको दिखाएंगे। जी तो जनाब, हमारे साथ इस वक्त इंटरनेशनल प्लेयर मौजूद हैं। हांगकांग से इनका ताल्लुक है और इनका नाम है हेनरी लियोंग। हाय हेनरी, हाउ आर यू? Yeah, I'm good. Yeah. Are you playing in Pakistan for the first time? No, have a few time before. Yeah. How do you feel to play in Pakistan? Is it a safe country for sports and all? Yeah, for sure. The Pakistan is a very safe country and the security is very good. Yeah. कुछ गैर मुल्की खिलाड़ी मौजूद हैं जिनका ताल्लुक मिस्र से है, इजिप्ट से इनका ताल्लुक है। इनसे कुछ गुफ्तगू कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। What's your name? Ibrahim Al-Abdel. Ibrahim, what is your experience playing in Pakistan? Actually, the experience was really good. I really like playing here in Pakistan. What is your name? My name is Saif. Saif. Yeah. Right. And you're looking so happy. I think you're enjoying the championship, Yes, right? yes. What is your experience playing in Pakistan? Is it your first time here? Yeah, this is my first time here in Pakistan. Yeah. But they really manage everything very well and very professional. So I'm happy for this experience. And how's the game going on? Are you winning? No, I just lost first round. Oh. But this is the first time here in Pakistan, so I'm just getting like. Best of luck. Best of luck, man. Thank Best you. of luck. Yeah. What is your name? Mustafa Sirti. Mustafa. Okay, tell me about your experience. Plus, have you tried Pakistani food yet? Yeah, of course. My experience in Pakistan actually last week or 2 weeks ago I came here and I won a 30K. So it was a lucky place for me. So and is it your first time too? No, it's my second time in Karachi, but third time in Pakistan. तो जनाब, स्क्वॉश का जब भी तज़किरा आएगा तो एक शख्सियत ऐसी है जिनके नाम के बगैर ये तज़किरा अधूरा रहेगा। हम बात कर रहे हैं द लेजेंड जहांगीर खान साहब की। बेशुमार टाइटल्स अपने नाम किए, बहुत सारे मेडल्स जीते और पाकिस्तान का नाम स्क्वॉश की फील्ड में दुनिया भर में रोशन किया। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली जहांगीर खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे मिजाज? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जहांगीर भाई, बहुत ज़बरदस्त किस्म की चैम्पियनशिप हम देख रहे हैं, बहुत शानदार किस्म के मैचेस देख रहे हैं। इस चैम्पियनशिप के हवाले से बताइएगा, पाकिस्तान में जो स्क्वॉश का फ़रोग है इसमें कितना अहम किरदार अदा कर रही है चैम्पियनशिप? देखिए, ये वैसे तो आपको ये जो सेटअप देख रहे हैं माशाल्लाह, ये तो काफ़ी पुराना बना हुआ है। यहीं से मैंने ये स्क्वॉश शुरू की थी और मेरे वालिद साहब भी इधर कोच हुआ करते थे। तो उसके हवाले से तो नेवी की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है प्लेयर्स को ग्रूम करने में, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने में। फिर प्लस अभी जैसे ये 15वीं CNS स्क्वॉश चैम्पियनशिप हो रही है और इंटरनेशनल लेवल की टूर्नामेंट होती है। इस वक्त इस साल जो है 14 ममालिक से प्लेयर्स आए हुए हैं, जिसमें अमेरिका है, इजिप्ट है, आपका कुवैत है, हांगकांग है। और तो उसकी पार्टिसिपेशन से एक तो अच्छी बात ये होती है कि जो हमारे लोकल प्लेयर्स हैं उनको एक बूस्ट मिलता है, मोटिवेशन मिलती है, सीखने को मिलता है। फिर दूसरी बात है कि जब ये प्लेयर बाहर जाते हैं या ये न्यूज़ जब बाहर जाती है, ऑब्वियसली मुल्क का एक इमेज, सॉफ्ट इमेज बाहर जाता है कि ओनली और कुछ चीज़ें नहीं है, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ भी होती हैं और स्पोर्ट्स माइंडेड वाले लोग भी हैं। आज के जो प्लेयर्स हैं, नौजवान जो हैं, इनमें आपको कोई जहांगीर खान नज़र आता है? देखिए, जहांगीर खान हर एक में है, मगर उसकी एक शर्त ये होती है कि जब आप उसके मुताबिक वो काम करें तो वो चीज़ आप अचीव कर सकते हैं जो उसकी एक रिक्वायरमेंट होती है। आपने किस उम्र से स्टार्ट किया था? वैसे तो मैंने 10 साल की उम्र में शुरू कर दी थी और बस ऑलरेडी पाकिस्तान जूनियर चैम्पियन बना हुआ 14, वो अंडर 19 की कैटेगरी में। फिर 15 साल की उम्र मैंने वर्ल्ड एमएचए चैम्पियनशिप जीत ली, फिर 17 साल की उम्र में वर्ल्ड चैम्पियन बना। तो ये चीज़ें मैंने ड्रीम सेट किए थे, मगर ड्रीम सेट के साथ मैं उतनी मेहनत करता था कि जितनी टॉप के प्रोफेशनल प्लेयर उस वक्त कर रहे होते थे। आज के दिन की अगर हम बात करें तो एक ऐसी जगह पर मौजूद होना आना जो आपके नाम से मंसूब है, जहाँ चारों तरफ आपकी तस्वीर, आपकी फतूहात, फील कैसा होता है? देखिए, ये मेरा दूसरा घर है, मैं इसको अपना होम क्लब समझता हूँ और यहीं से मैंने जन्म लिया है। आपको यहाँ का सबसे अच्छा कॉर्नर कौन सा लगता है, जो आपकी सबसे अच्छी तस्वीर है, जो आपको लगता है कि हाँ यार ये बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट पर मेरी फेवरेट तस्वीर लगी है, अगर आप हमें वहाँ ले जाना चाहें?
आई थिंक देखिए, आपने देखी होगी पेंटिंग बनी हुई है जी, ये ब्रिटिश ओपन की पिक्चर है। 1982 to 1999। ये पिक्चर बनी हुई है, इकबाल मेहदी साहब ने बनाई थी, वो भी अब दुनिया में नहीं रहे, मगर इसकी खूबसूरती ये है कि इस फ्रॉम द ब्रिटिश ओपन और ये ड्यूरिंग द 80s के टाइम की है। तो इस वंडरफुल पिक्चर, इस तस्वीर को हम देख रहे हैं एज अ पिक्चर और शायद अब कुछ हद तक उस मोमेंट को महसूस कर रहे हो, लेकिन आपने ये मोमेंट जिया है। तो ये मुझे कहते हुए बड़ा मजा आ रहा है इस बात को कि सर ये कैसा लग रहा है इस तस्वीर को देखकर। ये वो पोजीशन है जब आप सोच रहे थे कि अब मैं जीतने वाला हूं। इस टाइम को मैं देखता हूँ या जब इधर आगे तस्वीर गुजरता है, रिकॉल जो होती है ना ब्रिटिश ओपन की, जो टाइम होता है या जिस तरह का प्रेशर होता था या जिस तरह की उसकी प्रिपरेशन होती थी और फिर जब अचीवमेंट होती थी उसकी खुशी और होती थी। तो ये एक स्क्वॉश के अंदर जो है ना, ब्रिटिश ओपन एक ऐसा टाइटल है जैसे कि आप विंबलडन ले लें टेनिस के अंदर, ये एक हिस्ट्री है। अच्छा, आखिर में जहांगीर भाई, मैंने स्क्वॉश कभी खेली नहीं है, अलबत्ता मैंने बैडमिंटन कुछ हद तक खेली है। तो कोई एक पोजीशन मुझे अगर आप सिखाना चाहें, हमारे पास रैकेट तो नहीं है इस वक्त, लेकिन एक जो शैडो ट्रेनिंग होती है इसके अंदर, उसके दौरान जो ये प्रैक्टिसेस होती हैं, कोई एक पोजीशन अगर आप अभी मुझे इसमें देखिए, उसमें 2-3 चीज़ होती हैं। जैसे बैडमिंटन आपने खेली है, सिमिलर है स्क्वॉश की मूवमेंट की तरह, आपने देखो, आप समझ गए होंगे। रिस्ट सिर्फ ये कि रैकेट लाइट होता है, बाकी जो मूवमेंट है, जिस तरह आगे जाते हैं, पीछे जाते हैं, जो आपके फुटस्टेप्स हैं, स्मैशेस हैं, एग्जैक्टली द सेम लाइक बैडमिंटन है। ओके, और मैं खुद भी बैडमिंटन खेल चुका हूँ, काफ़ी खेली है। तो ऑब्वियसली सिर्फ रिफ्लेक्शन स्लो होते हैं, जैसी बात है, शटल की जो स्पीड होती है उसी कम होती है, मगर मूवमेंट जो है इस टफ सेम लाइक। आपकी फेवरेट पोजीशन, आपका फेवरेट जो ये नजर आ रही है आपको? हाँ, ये तो है, ये बात तो है, बिल्कुल ठीक है, ज़बरदस्त। जहांगीर भाई, थैंक यू सो मच, बहुत ज़बरदस्त आपसे बात हुई। तो जनाब, चैंपियनशिप में शानदार किस्म के मैचेस का सिलसिला तो जारी है। ऐसे में मेरा भी दिल किया थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। आप लोग चलिए स्टूडियोज की जानिब, मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस करता हूँ। ज़बरदस्त, और बड़ा ही अच्छी बात होती है कि खेलों की सरगर्मियों को फ़रोग देना, और इससे पता ये चलता है कि आपके मुल्क में खेल की कितनी इज्जत है और आपके मुल्क में इस चीज़ का कितना पैशन है कि अच्छा बाहर से लोगों को ला के खिलाना है। और फराज, मुझे लगता है कुछ ज़्यादा आपने प्रैक्टिस की, थके शके तो नहीं आप? कल थक गया था, आज मैं बिल्कुल फ्रेश। चलें, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। अब ज़रा उन मसलों की बात करते हैं जिसकी वजह से हम ये समझते हैं कि शायद हमारे मुआशरे की अक़दार बदल गई हैं, शायद हमारे मुआशरे का जो अखलाकी रवैया है वो बदल गया है। तलाक एक नापसंदीदा अमल है, लेकिन अब अफसोस के साथ ये कहना पड़ा कि पिछले कुछ सालों में इसकी शरह में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा होता है जो कि एतमाद और भरोसे पर कायम रहता है, लेकिन जब कभी दोनों में एतमाद और भरोसे की बुनियादें हिलती हैं तो इस रिश्ते की बुनियादें बहुत ज़्यादा कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं, और ये रिश्ता फिर क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता टूट फूट का शिकार हो जाता है। और एक दिन ऐसा आता है कि ना चाहते हुए या बदकिस्मती से चाहते हुए इस रिश्ते को ख़त्म करना पड़ता है। दुनिया भर में जोड़े अपने दरमियान जो है बढ़ती हुई दूरियों पर बात नहीं करते। वो ये समझते हैं, स्पेशली हमारी सोसाइटी में, कि हम बात किससे करेंगे। और जो ज़्यादातर मर्द है वो ये इसलिए बात नहीं करते क्योंकि वो कहते हैं कि जब भी मैं बात करूँगा तो हमेशा मुझे ही गलत कहा जाएगा। एक दूसरे को समझने की कोशिश भी नहीं की जाती, और फिर इसका नतीजा, जैसे कि मैंने कहा, कि ये निकलता है कि दोनों अलग हो जाते हैं, और अगर खुदा न खास्ता बच्चे हैं तो फिर बच्चों का मुस्तकबिल दाव पे लग जाता है। बड़ी मुख्तसर लेकिन बड़ी सबक आमूज़ ये वीडियो हमने आपको दिखाई। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर तहा साबरी, साइकोलॉजिस्ट हैं आप, और तस्कीन फाउंडेशन से आपका ताल्लुक है। तहा, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, गुड मॉर्निंग। हम हर दफ़ा एक ऐसी स्टोरी लेकर आते हैं जिसका ताल्लुक हमारी बदकिस्मती से हमारी सोसाइटी से होता है, ऐसा कि वो अब वक्त गुजरने के साथ साथ ताल्लुक गहरा होता जा रहा है। सबसे पहले बड़ा सादा सवाल मैं आपसे पूछूंगी, रिश्ता कोई भी हो उसमें दूरी की सबसे अहम वजह आपके नज़दीक क्या है? जी, हमने जो देखा है हमारे काम में, जो लोग हमें कांटेक्ट करते हैं, जो मुतासिर होते हैं नाखुशगवार ताल्लुकात की वजह से, तो सबसे बड़ी वजह नाखुशगवार ताल्लुकात की जो हमने देखी है वो है कि लोगों में और स्पेशली मियाँ बीवी में सेहतमंद तरीके से राब्ता नहीं कर पाते, इजहार नहीं कर पाते। और अमूमन उसकी वजह यही होती है कि जो
मर्द हजरात होते हैं और जो ख़वातीन होती हैं और अलग तरीके से वो सोचते हैं, तो उनकी जो राब्ते करने के तरीक़ेकार भी मुख्तलिफ होते हैं और उसकी वजह से बहुत सारी गलत फहमियाँ क्रिएट होती हैं, जिसकी वजह से फिर लड़ाई झगड़े होते हैं। अच्छा, बेसिकली डॉक्टर साहब जो हम समझ पाते हैं इस मामले के अंदर, मामला दोनों के जहन में चल रहे होते हैं लेकिन डिस्कस नहीं किया जाता, और जब ये छोटा सा मामला जहन में रखा जाए, उसे पाला जाए, तो ये एक जहर की कैफियत इख्तियार कर जाता है। जब ये निकलता है तो फिर जाहिर है बहुत ख़तरनाक तरीके से निकलता है। अब ऐसे में कोई भी जहनी मुश्किल है, कोई परेशानी है आपके जहन में, कैसे इस मुश्किल का इजहार किया जाए, दूसरा कैसे इसको समझे, क्या, क्योंकि टू वे कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है इस मामले में। बिल्कुल। देखिए, जो मियाँ बीवी का रिश्ता होता है ना, उसका मकसद एक तो ऑफकोर्स अल्लाह पाक ने एक ये रिश्ता बनाया है ताकि हमारी जनरेशंस आगे चलें, लेकिन उसमें ये भी होता है कि एक दूसरे को एक ऐसे रिश्ते में हम अपने आप को बेहतर जान भी सकते हैं और एक बेहतर इंसान भी बन सकते हैं। राइट। और मुश्किलात जो होती हैं वो हर रिश्ते का पार्ट होती हैं। जो हमारे जो अनबिया भी थे, अनबिया इकराम, उनके इतने सारे वाक़ये हैं कि उनके भी जो ताल्लुकात थे उसमें भी चैलेंजेस आए और उन्होंने उससे फिर सीखा और बेहतर सब बने। तो इसमें ये बहुत ज़रूरी होता है कि ये जानना कि मुश्किलात आएंगी और वो पार्ट ऑफ द प्रोसेस होता है, क्योंकि जो हमारी जो पार्टनर होते हैं वो हमें एक शीशा दिखाते हैं जो बाकी दुनिया नहीं दिखाती, क्योंकि वो हम बहुत इंटीमेटली जानते हैं। जब वो शीशा हम देखते हैं तो कभी कभी हम घबरा जाते हैं, गुस्से हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो हमें ये समझना है कि जब हम उस शीशे को देखें, अपने आप को उनकी आंखों से देखें, तो ये समझें कि यार ये मुझे मौका है अपने आप को बेहतर करने का, बजाय इस पे कि अना का मसला बना के और गुस्से के जरिए या नाखुशगवार रवैयों के जरिए और मामला और ख़राब करनी। सही है। अच्छा ताहा, एक बड़ी ज़रूरी चीज़ जो कि मैंने ये देखी है कि हमारे मुआशरे में मर्द अगर गलती पे नहीं भी है ना, फिर भी वो ये बात करते हुए हिचकिचाते, स्पेशली अपने घर में अपनी अम्मा से, अपने अब्बा से, या अपनी बहन से, अपने भाई से, क्योंकि मुझे लगता है इससे ज़्यादा नज़दीक रिश्ते आपके पास होते ही नहीं हैं। उस सूरत में एक मर्द को अगर वो किसी ऐसी मेंटली डिप्रेशन वाली सिचुएशन से गुजर रहा है, प्लीज़ ज़रा क्विकली बताइएगा कि उसको क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले जो चीज़ है जो मर्द हजरात को समझनी पड़ेगी कि अनफॉर्चुनेटली हमें ना हमें ये सिखाया ही नहीं गया कि अपने जज्बात का और ख्यालात का जी इस तरह खुशगवार तरीके से हमें राइट और इसी की वजह से हमारी ज़िंदगी मुतासर होती है, क्योंकि हम इजहार नहीं कर सकते तो फिर हम ना खुशगवार तरीकों से इजहार करते हैं, मसलन के गुस्सा करके या चुप रह के अपना आपको दीवार बना के या नशोवार चीज़ों का इस्तेमाल करके। इससे हमारी ज़िंदगी भी और सबकी ज़िंदगी मुतासर होती है। सबसे पहले तो ये कि इजहार करने का मतलब ये नहीं है कि आप मर्द नहीं हैं। सबसे पहले तो ये जहन से निकालें। इनफैक्ट जो असल मर्द की निशानी होती है, जो एक ताकतवर मर्द की निशानी होती है कि वो अपने जज्बात को काबू करता है, बिल्कुल इजहार करता है, तो ये बहुत जरूरी है। और बिल्कुल, और ताहा वही बात है ना कि जब आप इजहार कर रहे हो तो सामने वाले भी एक जिम्मेदारी है कि वो एक अच्छा लिसनर बन के आपको सुन ले। बेहद शुक्रिया गुफ्तगू करने के लिए वक्त। और ये हमारी सोसाइटी का ऐसा इशू है कि जब तक आप एक अच्छे लिसनर नहीं बन जाते ना फराज, मुझे नहीं लगता तब तक आप इस तरह की चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, ये इस पर आप खुल के बात कर सकते हैं। चले जी, आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा। अब आपसे मुलाकात करेंगे हम इंशाल्लाह मंडे को। और 2 दिन आपने बेस्ट ऑफ नया दिन देखना है, अपना बहुत सा ख्याल रखना है, वीकेंड को एंजॉय करना है। अल्लाह हाफ़िज़।